अब जब भी हम डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं तो हाउ एग्जैक्टली डू वी प्लॉट, हमें कैसे पता चलता है कि हमें कैसे प्लॉट करना है? बेसिकली हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट तरीके के चार्ट्स, डिफरेंट तरीके के प्लॉट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास सबसे सिंपल हमारा एक लाइन प्लॉट होता है। लाइन प्लॉट इज बेसिकली जब हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा होता है एंड उसके ऊपर हम कोई इस तरीके की लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास पाई चार्ट्स हमने देखे होंगे, इट्स बेसिकली लाइक अ पाई एंड उसके अंदर कुछ पीस ऑफ डेटा है जिसको हम इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ में हमारे पास काफ़ी सारे हिस्टोग्राम्स होते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे स्कैटर प्लॉट्स होते हैं। स्कैटर प्लॉट्स आर ऑल्सो वेरी यूजफुल, स्पेशली बाद में जाके मशीन लर्निंग के अंदर हम क्लस्टरिंग की बात करें तो क्लस्टरिंग को विजुअलाइज करने के लिए स्कैटर प्लॉट्स काफ़ी यूजफुल होते हैं। स्कैटर प्लॉट्स के अंदर हमारा जो डेटा है उसे हम डिफरेंट पॉइंट्स की फॉर्म में विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्लॉट्स हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। अब हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सा प्लॉट अपने काम के लिए यूज़ करना है, या इनफैक्ट व्हाट इज़ द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्लॉटिंग द डेटा, हम कैसे डेटा को प्लॉट करें? हमारे पास डेटा आ गया, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, हमने उसको प्री प्रोसेस कर लिया, अब उसको विजुअलाइज कैसे करें? तो विजुअलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि कौन सा हमें चार्ट यूज़ करना है। तो चार्ट यूज़ करने के लिए सबसे पहली प्रॉब्लम तो हम यही सॉल्व करेंगे कि वी आर गोइंग टू प्रॉपरली डिफाइन द प्रॉब्लम। एंड ये कौन सी प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है कि बेसिकली अपने चार्ट को ड्रॉ करके हम डेटा कौन सा दिखाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज हम किसी यूनिवर्सिटी के अंदर वर्क करते हैं इन द टेक टीम। हमारे पास यूनिवर्सिटी में हर किसी का डेटा है, बहुत सारा डेटा है जो डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है। टीचर्स का भी है, स्टूडेंट्स का भी है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का भी है, एडमिन स्टाफ का भी है, बहुत सारा डेटा है। पर हम वो सारा का सारा डेटा तो प्लॉट नहीं कर सकते। हमें जो भी चीज़ कन्वे करनी है किसी को या खुद जो चीज़ एक्सप्लोर करनी है उसी का डेटा प्लॉट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें डेटा प्लॉट करना है कि एम्प्लॉइज़ की एज के हिसाब से उनकी सैलरी किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, ये डेटा है जो हमें प्लॉट करना है। तो उसके लिए डेफिनेटली हम एक पाई चार्ट को तो यूज़ कर नहीं सकते, तो हम किसी दूसरे तरीके का चार्ट या दूसरे तरीके का प्लॉट है जो इस तरीके के डेटा के लिए प्रेफर करेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम को हम डेटा के अंदर विजुलाइज करना चाहते हैं उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन से टाइप का प्लॉट या चार्ट हम यूज़ करने वाले हैं। उसके साथ में हमारा जो भी डेटा है उसके अंदर नॉइज़ जितनी कम हो सके उतनी कम होनी चाहिए। नॉइज़ बेसिकली क्लटर्ड डेटा हमारे पास नहीं होना चाहिए। जितना हमारे पास अच्छा, एफिशिएंट, क्वालिटी, क्लीन डेटा होगा उतना ज़्यादा हमारी जो एफिशिएंसी है डेटा की वो बढ़ेगी। उतना ज़्यादा उस डेटा को देखकर, मतलब डेटा विजुअलाइजेशन का पॉइंट ही यही है कि एज ह्यूमंस उस डेटा को देखकर हमें इजीली समझ में आ जाए। जैसे इस प्लॉट को देखकर हमें इजीली समझ में आ रहा है व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन दैट इज बीइंग कन्वेड। तो इसी तरीके से हमारा डेटा लेस नॉइज़ के साथ होना चाहिए ताकि जितना जल्दी किसी देखने वाले को उसका मतलब समझ में आए उतना हमारे लिए बेटर है। इनफैक्ट जो भी हम चीज़ें प्लॉट करेंगे उनसे नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए हम एक तो कलर्स को भी मिनिमाइज करते हैं। हम बहुत सारे रैंडम काफ़ी कलर्स यूज़ नहीं करते, तो हम कोशिश करते हैं 2 से 3 कलर्स हों। हमारा जो बैकग्राउंड हो उसको हम प्लेन रखने की कोशिश करेंगे मेजॉरिटी केसेस में। तो हमें कोशिश करनी है कि जो भी डेटा हो उसके अंदर विजुलाइज करते हुए अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, सिर्फ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हो और उसको प्लेन सिंपल रखना है ताकि उसको देखकर उसके अंदर से चीजें समझना आसान हो जाए। उसके साथ में हमारा जो डेटा है उससे हमें स्टोरी टेलिंग करनी होती है। स्टोरी टेलिंग का क्या मतलब है? स्टोरी टेलिंग का मतलब यहाँ पर है कि हमारे उस प्लॉट को, ऐसा नहीं है कि मीटिंग के अंदर हम कोई विजुलाइज करके एक ग्राफ दिखाएं या मैं आपको समझाऊं कि इस ग्राफ के अंदर क्या चल रहा है तभी आप समझ पाएं। इस ग्राफ के अंदर प्रॉपरली चीज़ें मार्क्ड हैं। कौन सी चीज़ें मार्क्ड हैं कि ये किस चीज़ का ग्राफ है? सेल्स वर्सेस मंथ का ग्राफ है। मंथ की इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है? यहाँ पर है। सेल्स की इन्फॉर्मेशन कहाँ है? पर यहाँ पर है। एंड दिस इज द इन्फॉर्मेशन विच इज प्लॉटेड हियर। ये हमारे पास पैटर्न आ रहा है। मतलब इस एक चार्ट को समझने के लिए कि इसके अंदर एग्जैक्टली चल क्या रहा है, हमने प्लॉट क्या किया है, हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डेटा क्या कर रहा है? ये एक स्टोरी टेल कर रहा है और स्टोरी इसमें ये भी टेल हो रही है कि पहले हमारा रेवेन्यू सेल्स इंक्रीज हुई, बीच में डिप आया, तो इस स्टोरी के बेसिस पर हम कुछ ना कुछ एनालिसिस है जो कर सकते हैं। मतलब सेल्स या रेवेन्यू क्यों इंक्रीज हुआ एंड यहाँ पे डिप क्यों हुआ। तो इस तरीके के जो सवाल हैं, इस तरीके के जो इनसाइट्स हैं वो हमें डायरेक्टली मिल जाए, किसी को एक्सप्लेन ना करना पड़े। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने चार्ट को बहुत अच्छे से मार्क करें कि वाई एक्सिस पे क्या चल रहा है, एक्स एक्सिस पे क्या चल रहा है। एंड उसके साथ में आवर डेटा शुड हैव कंप्लीट क्लैरिटी। क्लैरिटी होने का मतलब है कि डेटा के अंदर एक तो हम लेबल्स को अच्छे से मेंशन करें कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का क्या मतलब है। उसके साथ में अगर हम कोई एब्रीविएशन यूज़ कर रहे हैं तो उसका प्रॉपरली मीनिंग समझाएं। मतलब इस तरीके का अगर हम कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और लेट्स सपोज हमने एक्स एक्सिस पे लिख दिया एस, अब इस एस का कोई मतलब नहीं है। कोई फिजिक्स स्टूडेंट होगा तो वो कह सकता है ये सेकंड है, कोई दूसरा स्टूडेंट होगा वो कह सकता है ये स्पीड है। तो इस एस का कोई एग्जैक्टली मतलब नहीं है, हमें प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ता है चीज़ों को। जैसे यहाँ पर भी इस चार्ट के अंदर मिस्टेक ये है कि जो सेल्स का डेटा है, एक चीज़ मिसिंग है कि ये सेल्स का डेटा किस टर्म्स में है। इज इट डॉलर्स,
इज इट $1 million, इज इट $100,000, इज इट रुपीज, इज इट लैक्स, इज इट करोर्स, तो कौन सा डेटा है वो यहाँ पर अच्छे से मेंशन नहीं है, तो दैट इज एडिशनल थिंग जो यहाँ पर मेंशन हो सकता है। उसके साथ में हमें अप्रोप्रिएट यूनिट्स यूज करने हैं, जो मैंने अभी बताया ही कि डॉलर्स है, रुपीज है, क्या वैल्यू है वो हमें पता होनी चाहिए। एंड प्लस वी हैव टू यूज अप्रोप्रिएट स्केल्स। स्केल्स के साथ में हमारे जो कलर्स हैं वो भी एक्सेसिबिलिटी फ्रेंडली होने चाहिए। बेसिकली कलर ब्लाइंड लोगों के लिए रेड ग्रीन के कॉम्बिनेशन देखना डिफिकल्ट हो जाता है, बेसिकली हम ऐसे कलर्स को पिक करेंगे। हाय एवरीवन, एंड इन टर्म्स ऑफ डेटा अभी तक हमने डेटा कलेक्शन को कर लिया है, डेटा प्री प्रोसेसिंग को कर लिया है, एंड इस लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फाइनल सेक्शन ऑफ डेटा विच इज गोइंग टू बी डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब हम एज ह्यूमंस डेटा के साथ डील करते हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है? एक काफी फेमस सेइंग है जो आपने जरूर सुनी होगी, दैट अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू शो यू अ पिक्चर टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट डेटा विजुअलाइजेशन इज। लेट्स सपोज हमारे पास कुछ डेटा है जिसके अंदर हम एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और हर मंथ में कितनी सेल हो रही है उसका डेटा हमारे पास है। अब या तो इस डेटा को हम पैंडास डेटा फ्रेम के अंदर देख सकते हैं, CSV फाइल के अंदर देख सकते हैं, एक्सेल के अंदर देख सकते हैं, हम अपने बहुत सारे डिफरेंट नंबर्स को देख सकते हैं, या फिर हम इस डेटा से इस तरीके का कुछ चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं जिससे हमें इस डेटा के अंदर पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने में एज ह्यूमंस बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो डेटा विजुअलाइजेशन को हम ह्यूमंस के लिए करते हैं, या तो वो हम खुद के लिए कर सकते हैं, या फिर हमारी टीम के अंदर जो दूसरे मेंबर्स हैं, हमारे मैनेजर्स हैं, हमारे कोई टीममेट्स हैं, हम उनके लिए कर सकते हैं। मशीन्स को डेटा विजुअलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, मशीन्स की हमारी तरह आंखें नहीं होती, वो रॉ डेटा को पढ़ के समझ सकते हैं, पर हमें डेटा के अंदर पैटर्न समझने के लिए उनको विजुअलाइज करना जरूरी होता है, जिससे हमारे लिए पैटर्न्स को देखना आसान हो जाए। जैसे यहाँ पर हम जो सेल्स का डेटा देख रहे हैं, हमें दिख रहा है कि सेल्स का डेटा ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, फिर थोड़ा सा बीच में डिप आया, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो डिप आया है इन मंथ्स के अंदर, ये एग्जैक्टली क्यों आया है, इसको जाके स्टडी करते हैं। या ये जो इंक्रीज हुआ, हमने क्या फैक्टर्स ऐसे किए थे कंपनी के अंदर कि ये यहाँ पर रेवेन्यू हमारी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके की इंसाइट्स ले पाना डेटा के अंदर बिकम्स वेरी वेरी इजी जब भी हम विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन इज बेसिकली जब हम इस तरीके के चार्ट्स को ड्रॉ करते हैं, एंड वो सिर्फ बार चार्ट्स नहीं होते, उसके साथ में हमारे पास पाई चार्ट्स भी हो सकते हैं। हमने बचपन में पाई चार्ट्स पढ़े होंगे, इस तरीके के जो हमारे चार्ट्स होते हैं इनको हम पाई चार्ट्स कह देते हैं। हमारे पास हिस्टोग्राम्स होते हैं, हमारे पास हमारे स्कैटर प्लॉट्स होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल डॉट्स की फॉर्म में हमारे पास डेटा होता है। तो हमारे पास मल्टीपल टाइप के विजुअलाइजेशन टाइप्स होते हैं, हमारे पास काफी सारे प्लॉट्स होते हैं, हमारे पास काफी सारे चार्ट्स होते हैं जिनको हम ड्रॉ कर सकते हैं, एंड उन्हीं सबको हम अपनी डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर कवर करेंगे। सो बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन इज शोइंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा and in fact showing outliers so that it becomes easier for us as humans to understand that data। तो जब भी हम डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं उसके प्राइमरीली 4 बेनिफिट होते हैं जो हमें मिलते हैं। सबसे पहला तो डेटा विजुअलाइजेशन का जो रीजन होता है दैट इज टू परफॉर्म EDA। हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जब कर रहे होते हैं तो खुद एज अ डेटा साइंटिस्ट हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को डिफरेंट प्लॉट्स के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, डिफरेंट चार्ट्स उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, और उससे खुद ह्यूमन लेवल पे कुछ ना कुछ इंसाइट्स निकालने की, पैटर्न्स निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इनफैक्ट आउटलायर्स को भी डिटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट इसके अंदर हमें होता है दैट वी कैन यूज इट फॉर आवर मॉडल इवैल्यूएशन, कि हमारे मॉडल ने कैसा परफॉर्म किया, उसके लिए हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। उसके साथ में जब भी हमें अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है, स्टेक होल्डर्स मतलब लेट्स सपोज हमारी कंपनी के अंदर कोई CEO है, कोई CFO है, हमारी कंपनी के अंदर सेल्स हेड है। अब जब भी कंपनी के अंदर हम एज अ डेटा साइंटिस्ट या एज एन AI इंजीनियर वर्क करते हैं और अगर हम डेटा के साथ डील कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी कंपनी के CEO को पाइथन आती होगी या उनको प्रोग्रामिंग आती होगी, उनको मशीन लर्निंग आती होगी। इनफैक्ट मेजॉरिटी केसेस के अंदर नहीं आती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारी कंपनी के अंदर जो सेल्स हेड है या जो मार्केटिंग हेड है, जिनको हमें एक्चुअली एक्सप्लेन करना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर ज़ीरोधा या ग्रो जैसी एप्लीकेशन एक्सप्लोर करना चाह रही है कि उन्हें और कस्टमर्स लाने के लिए क्या करना चाहिए, तो इस तरीके के इंसाइट्स जब सेल्स टीम के पास जाएंगे तो सेल्स और मार्केटिंग टीम दे डू नॉट अंडरस्टैंड डेटा लाइक वी डू, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग की है, हम डेटा के अंदर से इनसाइट्स निकालना चाहते हैं। तो जब भी हम नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स को, यहाँ पे मैं काफी स्पेसिफाई करके बोल रही हूँ, नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स को, इनफैक्ट कई केसेस में टेक्निकल स्टेक होल्डर्स को भी, जब हमें कुछ डेटा प्रेजेंट करना होता है, जब हमें कुछ इनसाइट्स जो हमने डिस्कवर किए, कुछ पैटर्न जो हमने डिस्कवर किए, जब वो चीजें हमें प्रेजेंट करनी होती है, या इनफैक्ट एज अ डेटा साइंटिस्ट हम क्या काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब उसको हमें प्रेजेंट करना होता है, तो वहां पर इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें डेटा विजुअलाइजेशन आता हो,
क्योंकि तभी हम उन लोगों को समझा पाएंगे कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं डेटा के साथ, जिन लोगों को पाइथन की, डेटा साइंस की उतनी समझ नहीं है। क्योंकि ह्यूमंस सिर्फ चीज़ें देखकर उसको पहचानना, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन ग्रास्प करना काफ़ी अच्छे से जानते हैं। बाकी लोग आउटसाइड ऑफ द टेक इंडस्ट्री हमारी तरह पाइथन स्क्रिप्ट्स को, बहुत सारे रॉ डेटा को देखकर वहाँ से इनसाइट्स निकालना उतने अच्छे से नहीं जानते। सो दैट इज़ वाई डेटा विजुअलाइजेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ में डेटा विजुअलाइजेशन को हम काफ़ी सारे हमारे बिजनेस डिसीजंस हो गए, या फिर हम कहीं पर अगर रिसर्च कर रहे हैं तो हमारे रिसर्च डिसीजंस हो गए, उन सबको भी सपोर्ट करने में डेटा विजुअलाइजेशन काफ़ी हेल्प करता है। इनफैक्ट कई बार आपने रिसर्च पेपर्स देखे होंगे, इफ़ यू लुक एट रिसर्च पेपर्स, तो कई सारे रिसर्च पेपर्स में बीच बीच में हमारे पास काफ़ी सारे प्लॉट्स होते हैं। क्योंकि एज अ स्टूडेंट या एज अ टेकी भी अगर हम कोई रिसर्च पेपर पढ़ने जा रहे हैं, कोई एल्गोरिदम, लेट्स सपोज एल्गोरिदम का रिसर्च पेपर है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि पेपर के अंदर हमें सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। उस डेटा का हमें रेफरेंस मिल सकता है, पर जनरली डेटा से क्या इंसाइट्स निकले हैं, किस तरीके से एल्गोरिदम डेटा पे वर्क कर रही है, डेटा किस तरीके का है, वो सारी की सारी चीज़ें जनरली ग्राफ की फॉर्म में या किसी प्लॉट की फॉर्म में देखना बहुत आसान होता है। एंड इसीलिए कई सारे रिसर्च पेपर्स के अंदर आपको इस तरीके के ग्राफ्स एंड प्लॉट्स भी देख। तो अपने डेटा को विजुअलाइज करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस वेरी फेमस लाइब्रेरी विच इज कॉल्ड मैटप्लॉटलिब। अब मैटप्लॉटलिब नमपाई जैसी, पांडास जैसी एक लाइब्रेरी है। नमपाई को हमने अपने न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए यूज़ किया था, पांडास को डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया था, मैटप्लॉटलिब को हम डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करेंगे। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरीज जिसको डेटा साइंस के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो मैटप्लॉटलिब इज अ लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक, एनिमेटेड एंड इंटरएक्टिव विजुअलाइजेशंस। एंड इनफैक्ट हम बात करें तो दिस इज द ऑफिशियल लिंक matplotlib.org। इसके अंदर जाकर हम यूज़र गाइड पर भी जा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गो थ्रू डिफरेंट सैम्पल एग्जाम्पल्स। तो इस तरीके के ग्राफ्स हैं जिनको बेसिकली हम ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज़ अ स्कैटर प्लॉट जिसको यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। कुछ ट्यूटोरियल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ रेफरेंसेज हैं, तो पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन है जो अवेलेबल है। एंड येस, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट्स जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिसमें से स्कैटर प्लॉट को हम काफ़ी यूज़ करते हैं, बार चार्ट्स को हम काफ़ी यूज़ करते हैं, इसके अंदर हिस्टोग्राम्स को भी हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ पाई चार्ट। तो इस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्लॉट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से जितने भी हमारे कॉमनली यूज प्लॉट्स हैं हम उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारे लिए है टू इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। अब क्योंकि हम एनाकोंडा को यूज़ कर रहे हैं, मैटप्लॉटलिब इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड फॉर अस। अगर आपके सिस्टम पर इफ़ यू आर नॉट यूजिंग एनाकोंडा, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग जुपिटर लैब, तो फिर डायरेक्टली अपने सिस्टम पर यू कैन डू PIP इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब एंड हमारे लिए मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैटप्लॉटलिब के अंदर हमारे पास एक स्पेशल मॉड्यूल होता है विच इज़ कॉल्ड पाईप्लॉट। दिस पाईप्लॉट इज काइंड ऑफ आवर ड्रॉइंग टूल किट। हम जितने भी चार्ट्स को ड्रॉ करते हैं उनको ड्रॉ करने के लिए एक तरीके से हमारी टूल किट है, जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। टूल्स मतलब हमारी इस मॉड्यूल के अंदर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टू एक्चुअली प्लॉट आवर ग्राफ। तो सबसे पहले तो हम इसे इंपोर्ट करने वाले हैं और इसे हम इंपोर्ट करते हैं एज PLT। जैसे नमपाई को एज NP इंपोर्ट करते हैं, पैंडास को एज PD इंपोर्ट करते हैं, पाईप्लॉट को हम एज PLT इंपोर्ट करते हैं। तो लेट्स कम हियर। मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट किया है। इस फोल्डर के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू जुपिटर नोटबुक और इसको कह देते हैं हम अपना मैटप्लॉटलिब ट्यूटोरियल। लेट्स एंटर एंड यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब से पाईप्लॉट एज PLT। तो हमने इंपोर्ट कर लिया है एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्लॉटिंग आवर डेटा। हम बहुत एक बेसिक डेटा के साथ स्टार्ट करेंगे। मैं जस्ट सैम्पल डेटा यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत बेसिक सा हम एक ग्राफ या एक चार्ट प्लॉट करने वाले हैं। उसके लिए जो हम बेसिक सा ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या इन्फॉर्मेशन प्लॉट करना चाहते हैं। तो जब भी हम इन्फॉर्मेशन को विजुलाइज करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो ये यहाँ पर हमारे चार्ट के अंदर, हमारे ग्राफ के अंदर हमारा एक्स एक्सेस होता है। इसको वी कॉल इट द एक्स एक्सेस एंड दिस इज द वर्टिकल एक्सेस इज कॉल्ड द वाई एक्सेस। ये चीज़ें वैसे हमने 5th-6th क्लास के अंदर सीख ली होंगी स्कूल में, बट दिस इज़ हाउ वी प्लॉट इट। अब जनरली लेट्स सपोज अगर हमारा पॉइंट जो है, ये मैं बहुत बेसिक चीज़ आपको बता रही हूँ, अगर हमारा पॉइंट यहाँ पर लाई करता है तो हमारे लिए इस पॉइंट की कुछ x, y वैल्यू होगी। तो जहाँ पर वर्टिकली x पॉइंट के ऊपर, x वैल्यू के ऊपर जहाँ ये लाई कर रहा होगा, दिस इज कॉल्ड द x एक्सेस वैल्यू एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू जिस पर ये y एक्सेस के बिल्कुल परपेंडिकुलरली लाई करता है, बेसिकली y एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया और ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया। तो ये वैल्यूज हमारी x एंड y, इनको हम कोऑर्डिनेट्स कह देते हैं। तो किसी भी पॉइंट को, किसी भी चीज़ को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले तो अगर हम इस तरीके से x एक्सिस y एक्सिस मतलब एक 2D प्लॉट बना रहे हैं उसका, तो हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कुछ वैल्यूज चाहिए। तो उसके लिए लेट्स क्रिएट अ लिस्ट जिसके अंदर हम ये वैल्यू स्टोर कर लेंगे। बहुत रैंडम वैल्यूज मैं ले रही हूँ, 1 2 3 4, एज सच कोई मीनिंग नहीं है इस डेटा का, एंड आई एम टेकिंग 5 6 7 8।
तो इस तरीके से मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए वैल्यूज़ ले ली हैं एंड अब हम प्लॉट करने वाले हैं अपना चार्ट। तो सबसे बेसिक चार्ट हम प्लॉट करेंगे विच वी कैन डू विद plt.plot। हमारे पास एक डॉट प्लॉट नाम का फंक्शन होता है जो बेसिकली हमारे लिए लाइन चार्ट को क्रिएट करता है। लाइन चार्ट इज जिसके अंदर हमारे पास इस तरीके की कुछ लाइंस क्रिएट होकर आती हैं, दैट इज कॉल्ड अ लाइन चार्ट। एंड लाइन चार्ट के अंदर लाइन के हर एक सिंगल पॉइंट पे, मतलब लाइन कौन सा फंक्शन फॉलो करेगी, क्या पैटर्न फॉलो करेगी, उसके लिए हमें एक्स एंड वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें पास करना होता है। इनफैक्ट लेट्स कॉल इट लाइन प्लॉट एंड इस सेल को रन करते हैं एंड इस तरीके का चार्ट जो है हमारे पास आ जाएगा, इस तरीके का लाइन प्लॉट हमारे पास आ जाएगा। अब इस प्लॉट के अंदर हमें दिख रहा है कि हमारे एक्स एक्सिस पर वो सारी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 जो हमने एक्स के अंदर दी थी एंड ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही 4 वैल्यूज़ हैं, उसके साथ में एक पूरा बेसिकली स्केल, एक रेंज क्रिएट हो जाती है। सिमिलरली वाई एक्सिस की वैल्यूज़ हमारी 5 से स्टार्ट हो रही हैं, 8 तक जा रही हैं एंड इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप हमारे पास डिफरेंट तरीके की लाइन है जो क्रिएट हो गई है। अब ये तो हमने यहाँ पर लाइन क्रिएट कर ली है। plt.plot के साथ वी हैव अनदर फंक्शन विच इज़ कॉल्ड plt.show। तो हमने जो भी प्लॉट क्रिएट किया है ये क्या करता है, इसको शो करने का काम करता है। अब हमारे दिमाग में सवाल आ सकता है कि शो तो ये ऑलरेडी हो रहा था, तो अलग से हमें शो फंक्शन की क्यों ज़रूरत है। बेसिकली जब भी हम डेटा विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम जुपिटर नोटबुक के साथ काम कर रहे हो। कभी कभी हो सकता है हम एक इंडिविजुअल एक पाइथन की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, एक पाइथन की फाइल लिख रहे हैं, जिसके अंदर पूरी फाइल के अंदर हम एट द एंड डेटा विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ इट। लेट्स सपोज वी क्रिएट अ न्यू पाइथन फाइल एंड इसको हम कह देते हैं सैम्पल लाइन प्लॉट, लेट्स कॉल इट लाइन प्लॉट डॉट py। अब इस सैम्पल लाइन प्लॉट डॉट py के अंदर हम क्या करेंगे, यही सेम काम करेंगे। वी आर गोइंग टू डू एग्जैक्टली सेम थिंग एंड इसे सेव कर लेते हैं। अब इस फाइल के अंदर अगर हमने कोई प्लॉट क्रिएट किया है तो फाइल को एग्जीक्यूट करने के बाद वो प्लॉट हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे, उसके लिए वी हैव टू डू plt.show, वरना हमें वो प्लॉट दिखाई नहीं देगा। तो जब हम नॉर्मल फाइल्स के साथ काम करते हैं, जैसे इस फाइल को एक बार रन करते हैं फ्रॉम द टर्मिनल, आई कैन डू पाइथन एंड हमारी फाइल का नाम था सैम्पल लाइन प्लॉट डॉट py। जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये अपना प्लॉट आ जाएगा। अब इसके अंदर हमारा पूरा चार्ट हमें दिख रहा है एंड इस तरीके से पॉपअप इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू गेट, जिसके अंदर वी गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। अब ये पॉपअप जब भी हमारे पास आता है, एक तो हमारा कोड हमेशा रनिंग स्टेट में होता है, मतलब जब तक हम इस पॉपअप को क्लोज नहीं करेंगे तब तक हमारा कोड जो है वो रनिंग स्टेट के अंदर रहेगा टर्मिनल में। एंड इफ वी वांट द पॉपअप अगेन तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। मैंने पॉपअप्स ब्लॉक कर रखे हैं क्रोम पर, दैट इज वाई इट्स नॉट शोइंग ऑन द क्रोम विंडो, पर अगर आपके ब्राउजर पर ब्लॉक नहीं है देन यू आर गोइंग टू सी इट इन द सेम विंडो। अब यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं इनसाइड दिस प्लॉट। जब भी हम इस तरीके से डॉट शो करके हमारे पास पॉपअप आता है, इंटरेस्टिंग चीज़ें कैसे, जैसे हम लाइन के ऊपर हवर करेंगे तो हमें दिखेगा कि हमारी यहाँ पर एक्स वाई वैल्यूज़ आ रही हैं जो चेंज हो रही हैं। जैसे इफ आई गो टू दिस पॉइंट आई कैन सी वैल्यूज़ 2.833, 6.838। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट पर जाकर एग्जैक्ट उस स्पेसिफिक पॉइंट की, उस स्पेसिफिक पिक्सल की वैल्यू को देख सकते हैं। उसके साथ में यहाँ भी हमारे पास इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। हम चाहें तो जूम कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पर, इस तरीके से ड्रैग करके आई कैन जूम इन टू दिस पार्ट, तो वो स्पेसिफिक पार्ट हमारे लिए खुल जाएगा। इसके अंदर हम चाहें तो और जूम कर सकते हैं, और जूम कर सकते हैं एंड यहाँ पर वी आर गोइंग टू गेट एग्जैक्ट वैल्यूज़। हम चाहें तो हिस्ट्री में भी नेविगेट कर सकते हैं, पुराने वाले प्लॉट को अगर देखना है तो बैक जा सकते हैं, जो जूम्ड देखने हैं तो हम आगे की तरफ। तो इस तरीके से कभी भी इफ़ वी वांट टू मूव बैक टू द ओरिजिनल लाइन प्लॉट तो वी कैन क्लिक ऑन दिस होम बटन। तो यहाँ पर हवर करेंगे तो इट विल ऑल्सो शो अस द नेम, दिस इज जूम टू रेक्टेंगल, ये हमारे पास फॉरवर्ड टू नेक्स्ट व्यू, बैक टू प्रीवियस व्यू। प्लस लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पर इस तरीके से जूम किया तो हम चाहें तो ड्रैग भी कर सकते हैं, तो इसको हम ड्रैग करने के लिए यूज़ करते हैं ऑन द ग्राफ। प्लस जो भी ग्राफ हमारे लिए क्रिएट हुआ है, वी ऑल्सो हैव द सेव बटन, जिससे हम अपने डेटा को एज PNG फाइल सेव कर सकते हैं। तो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस विच आर एसोसिएटेड विद दिस शो विंडो। तो ये हमारी विंडो थी एंड इसीलिए हमारा जो डॉट शो फंक्शन है वो हमारे काफ़ी काम का होता है जब हम पाइथन फाइल्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। पर अभी क्योंकि हम जुपिटर नोटबुक के अंदर काम कर रहे हैं जो हमें बिना शो के भी हमारे ग्राफ्स को प्लॉट करके दिखा रहा है, तो वी डोंट रियली नीड इट। उसके साथ में नाउ लेट अस ट्राई टू प्लॉट सम रियल डेटा, कुछ रियल डेटा के साथ प्लॉटिंग करते हैं। रियल मतलब कुछ ऐसा डेटा जो थोड़ा सेंस बनाता हो, रैंडम डेटा ना हो, ऐसे डेटा के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर कुछ ऑस्कर मूवीज़ का डेटा लिया है, मतलब दीज आर द मूवीज़ जिन्होंने इन साल के अंदर कुछ ना कुछ ऑस्कर जीता है। ये हमारी मूवीज़ के नाम हैं, ये हमारे ऑस्कर मूवीज़ के ईयर्स हैं। इनफैक्ट इसको सिर्फ ईयर्स कर लेते हैं एंड ये उन मूवीज़ का रेवेन्यू है इन $1 मिलियन। तो ये सारा का सारा डेटा हमारे पास है। अब लेट्स सपोज इस डेटा के अंदर वी वांट टू प्लॉट कि कौन से ईयर में कितना रेवेन्यू मूवी का आया था, तो हम कौन से ईयर में कितना रेवेन्यू आया था इस चीज़ को प्लॉट करना चाहते हैं।
तो उसके लिए इफ़ वी वांट टू प्लॉट इट, इसे हम सिंपल अपने लाइन प्लॉट की फॉर्म में प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करने के लिए व्हाट कैन वी डू, हम लिख सकते हैं plt.plot एंड अपने x एक्सिस y एक्सिस की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो हम ऐसा कुछ प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें वी वांट टू कीप द ईयर्स हियर, कि बेसिकली 2008 में क्या था रेवेन्यू, 2009 में क्या था, एंड इस तरीके से। एंड यहाँ पर हम अपनी रेवेन्यू वैल्यूज़ रखना चाह रहे हैं। तो हमारा जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर हमारे ईयर्स आ जाएंगे, वाई एक्सिस पर हमारा रेवेन्यू आ जाएगा। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस की वैल्यू पास करते हैं प्लॉट के अंदर, तो वील पास ईयर्स वैल्यू एंड उसके साथ में वील गेट सम ऑस्कर रेवेन्यू। तो लेट्स प्लॉट दिस ग्राफ एंड इस तरीके से हमारा जो ग्राफ है ये प्लॉट होकर आ जाएगा। तो 2008 के अंदर कुछ इतना रेवेन्यू था, 2009 के अंदर इतना रेवेन्यू था, एंड इस तरीके से वी आर गेटिंग अ ग्राफ। अब ये जो ग्राफ है इसको देखकर कुछ कुछ चीज़ें हमें काफ़ी मिसिंग लगेंगी, मतलब कुछ कुछ क्या, बहुत सारी चीज़ें हमें मिसिंग लगेंगी। सबसे पहले तो इस ग्राफ को कोई रैंडम इंसान देखेगा उसे नहीं समझ में आएगा कि ये किस चीज़ का ग्राफ है। तो इसके अंदर क्लैरिटी नहीं है, प्लस देर इज़ नो क्लैरिटी ऑन व्हाट दीज वैल्यूज़ आर। कोई यूनिट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ 200-400 लिखा हुआ है। ये कुछ भी हो सकता है, 200-400 कुड ऑल्सो बी सेकेंड्स, 200 सेकेंड्स, इट कुड ऑल्सो बी स्पीड 200 मीटर्स पर सेकेंड। तो कुछ भी हो सकती है वैल्यूज़, कुछ क्लैरिटी नहीं है इस प्लॉट को देखकर। और हमने ऑलरेडी बात की थी कि जब भी हम डेटा को विजुलाइज करते हैं हमें स्टोरी टेलिंग करनी है कि सारी चीज़ें उस ग्राफ को देखकर किसी रैंडम व्यक्ति को भी समझ में आ जाएं, बेसिक चीज़ें भी समझ में आ जाएं। तो अपने ग्राफ्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए वी एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ मेथड्स, जिसमें से सबसे पहला मेथड होता है हमारा टाइटल। टाइटल की हेल्प से हम अपने ग्राफ को एक टाइटल देते हैं। जैसे इस प्लॉट के अंदर इफ़ आई वांट टू गिव अ टाइटल, तो आई कैन राइट plt.title एंड उसके अंदर हम एक टेक्स्ट पास कर सकते हैं दैट दिस इज़ व्हाट डेटा, दिस इज़ ऑस्कर मूवीज रेवेन्यू इन ईच ईयर। इस तरीके का ये डेटा है। सो दिस इज़ बेसिकली द टाइटल, ऑस्कर मूवीज रेवेन्यू इन ईच ईयर। तो 2008 में क्या रेवेन्यू था, 9 में क्या रेवेन्यू था, इस तरीके का डेटा हमारे पास है। प्लस वी हैव अनदर फंक्शन विच इज़ कॉल्ड एक्स लेबल। हमारे पास एक्स लेबल एंड वाई लेबल दो फंक्शंस होते हैं। लेबल का मतलब है कि हम कुछ लेबल वैल्यूज़ है, कुछ टेक्स्ट है जो ऐड कर रहे हैं। तो जब भी हमें बताना होता है एक्स एक्सिस पर क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, वी यूज़ एक्स लेबल। जब भी हमें बताना है वाई एक्सिस पे क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, यूज़ वाई लेबल। तो यहाँ हम अपने लेबल्स ऐड कर सकते हैं। plt.x label is going to be, in fact let me close this, this is going to be x axis पे हमारे पास क्या है, we'll have label, x axis पे हमारे पास क्या है, हमारे पास years हैं, and y axis पे हमारे पास क्या है, in fact इसको थोड़ा सा information को अलग कर लेते हैं। y axis पे we have the revenue एंड दिस रेवेन्यू, क्योंकि हम प्रॉपर यूनिट्स को यूज़ करेंगे, इज़ इन $1,000,000। तो हमने क्लियरली बता दिया है। अब थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ से क्लियर हो रही है कि ऑस्कर मूवीज़ का रेवेन्यू इन ईच ईयर का डेटा है, रेवेन्यू ये है $1,000,000 के अंदर, ये हमारे ईयर्स का डेटा है। एंड नाउ दिस ग्राफ इज स्टार्टिंग टू मेक मोर सेंस। सो दिस इज द एंटायर पॉइंट ऑफ हैविंग क्लैरिटी इन द ग्राफ। हम प्रॉपर यूनिट्स लिखते हैं, हम प्रॉपर स्केल को यूज़ करते हैं, हम टाइटल्स को यूज़ करते हैं, हम लेबल्स को यूज़ करते हैं, जिससे हमें क्लैरिटी आए कि इस ग्राफ के अंदर, इस प्लॉट के अंदर एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो ये तो हमने एक तरीके का डेटा प्लॉट कर दिया। नाउ लेट अस ट्राई एंड प्लॉट मल्टीपल डेटा इनटू अ सिंगल लाइन प्लॉट। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये ऑस्कर मूवीज़ का डेटा तो ऑलरेडी था, हम क्या करेंगे उसके साथ में नॉन ऑस्कर मूवीज़ का भी डेटा रख लेंगे। तो ये हमारी ऑस्कर विनिंग मूवीज़ हैं जिनके लिए हमारे पास रेवेन्यू है, एंड उन्हीं सेम ईयर के अंदर ये हमारी ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवीज़ हैं जिनके लिए वी हैव द रेवेन्यू। अब आई हैव नॉट वेरीफाइड दिस इन्फॉर्मेशन, पर हमारे ये सैम्पल डेटा है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास ईयर्स का डेटा ऑलरेडी है, वी हैव द सेम ईयर्स डेटा, तो ईयर्स को हम रिमूव कर सकते हैं, इसी ईयर के डेटा को हम यूज़ करेंगे। तो ऑस्कर मूवीज़ का डेटा है, ऑस्कर रेवेन्यू है, नॉन ऑस्कर मूवीज़ का डेटा है, नॉन ऑस्कर रेवेन्यू है। यहाँ पर हम एक नया प्लॉट क्रिएट करने वाले हैं। तो लेट्स क्रिएट अ प्लॉट, plt.plot। सबसे पहले तो हम अपना पुराना प्लॉट, इनफैक्ट इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये प्लॉट अपना कॉपी कर लेते हैं। एंड इस बार अपने प्लॉट का हम क्या टाइटल देंगे, इस बार हम सिर्फ ऑस्कर मूवीज़ का रेवेन्यू नहीं प्लॉट करना चाहते, हम बेसिकली कंपेयर करना चाहते हैं ऑस्कर मूवीज़ रेवेन्यू वर्सेस नॉन ऑस्कर मूवीज़ रेवेन्यू। ये कंपैरिजन हम बेसिकली करना चाहते हैं। इनफैक्ट ऑस्कर मूवीज़ वर्सेस नॉन ऑस्कर मूवीज़ रेवेन्यू, सो दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू कंपेयर। तो प्लॉट के अंदर हमने ईयर्स एंड ऑस्कर रेवेन्यू को प्लॉट कर लिया। तो एक बार इतना ग्राफ हम देख लेते हैं, तो वो सेम ग्राफ हमारे पास आ गया। प्लस वी आर ऑल्सो गोइंग टू
प्लॉट ईयर्स विथ नॉन ऑस्कर रेवेन्यू। तो ये नॉन ऑस्कर रेवेन्यू का हमारे पास एक सेकंड ग्राफ आ गया। तो यहाँ से कुछ कुछ इंसाइट्स हमारे पास आने स्टार्ट हुए कि ये ऑस्कर विनर्स हैं ब्लू के अंदर एंड ये नॉन ऑस्कर विनर्स हैं येलो के अंदर, पर अभी भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। पहले तो जो इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी पता है उसको ऐड कर लेते हैं, मतलब हमारे रेवेन्यू की वैल्यू। तो PLT.X लेबल से हम ऐड कर देंगे अपने ईयर्स एक्स एक्सिस के अंदर, एंड सिमिलरली PLT.Y लेबल से हम ऐड कर देंगे अपने रेवेन्यू वैल्यूज़ को इन $1,000,000। सो दिस इज़ द वैल्यू दैट वी हैव। तो द ग्राफ इज़ मेकिंग सेंस, पर अभी इस ग्राफ के अंदर देख के हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये येलो लाइन का क्या मतलब है, इस ब्लू लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, हमें पता है ऑस्कर मूवीज़ एंड नॉन ऑस्कर मूवीज़ का डेटा है, पर एग्जैक्टली कौन सा है, मतलब ब्लू के अंदर कौन सा डेटा है, या तो उसके लिए जाकर हम एक्चुअल वैल्यूज़ पढ़ें, विच इज़ नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि हम तो चाहते हैं विजुअलाइजेशन से ही सारी क्लैरिटी आए। तो उसके लिए वी कैन ऑल्सो यूज लेबल्स इन दीज प्लॉट्स। हमने सेम प्लॉट के अंदर दोनों वैल्यूज़ को प्लॉट किया तो हमारे पास सेम ग्राफ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी के अंदर हमारे पास एक लेबल ऑप्शन होता है जिसके अंदर हम लेबल दे सकते हैं। तो हमारी ऑस्कर मूवीज़ के लेबल के लिए हम लिखेंगे ऑस्कर विनर्स, या इनफैक्ट सिर्फ लिख देते हैं ऑस्कर मूवीज़, एंड यहाँ पर एक लेबल देंगे विच विल से नॉन ऑस्कर मूवीज़। अब ये हमने लेबल तो दे दिया, बट दिस लेबल इज स्टिल नॉट विजिबल हियर। तो अपने लेबल को विजिबल कराने के लिए हमारे पास एक और फंक्शन होता है विच इज़ कॉल्ड लेजेंड। PLT.legend करके हम क्या करते हैं, अपना एक लेजेंड बॉक्स शो करते हैं जिसके अंदर हमारे डिफरेंट प्लॉट से रिलेटेड लेबल्स होते हैं। लेट्स सी कि एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है। हम करेंगे PLT.legend, और क्या हुआ, हमारे पास एक स्पेशल बॉक्स आ गया जिसके अंदर दिख रहा है कि ब्लू is representing Oscar movies and this orange is representing non-Oscar movies। तो यहाँ से थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई हमें कि इस ग्राफ के अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है, एंड दिस इज हाउ वी प्लॉट अ प्रॉपर ग्राफ। हमने प्रॉपर यूनिट्स को यूज़ किया है, प्रॉपर स्केल को यूज़ किया है, हमने लेबल्स दिए हैं, एंड दिस इज हाउ थिंग्स शुड आइडियली बी। प्लस हमारा लेजेंड बॉक्स कहाँ पर एग्जैक्टली डिस्प्ले होगा उसको हम चाहें तो कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक लोकेशन ऑप्शन होता है, इफ़ आई पुट द लोकेशन एज सेंटर, तो उस केस में हमारा जो बॉक्स है वो सेंटर पे आ जाएगा। हम चाहें तो इसको अपर लेफ्ट में भी लेकर जा सकते हैं, तो ये अपर लेफ्ट में आ जाएगा। हम चाहें तो इसे लोअर लेफ्ट में भी लेके आ सकते हैं, तो ये लोअर लेफ्ट में आ जाएगा। पर हम मेजॉरिटी केसेस में इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखेंगे, तो जो भी इसकी बेस्ट पोजीशन अवेलेबल होगी वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में हमें ये देखने को मिली होगी कि इस सेम डेटा को अगर हम सिर्फ आंखों से देखते, ठीक है, हमारे पास कुछ रेवेन्यू वैल्यूज़ हैं और इस डेटा को भी हम देखते रेवेन्यू वैल्यूज़ हैं, तो दोनों को कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता। पर यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न क्या दिख रहा है, थोड़ा बहुत जितनी हमारे पास मूवीज़ का डेटा है, जो कि बहुत थोड़ा डेटा है, इतने 4-5 सालों के डेटा से पैटर्न निकालना पॉसिबल नहीं है। पर यही डेटा अगर हमने 20, 30, 40, 50 ईयर्स का कलेक्ट किया होता और सेम ग्राफ प्लॉट होता, तो उसमें हमें पैटर्न दिखता था कि जनरली नॉन ऑस्कर मूवीज़ आर विच आर गेटिंग नॉमिनेटेड बट नॉट विनिंग आर अर्निंग मोर एज कम्पेयर टू ऑस्कर विनर्स। तो इस तरीके का कुछ बेसिक सा प्लॉट हमारे पास आ जाता। पर एंड यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर आउटलायर है जो हमारे पास आता है। आउटलायर मतलब जिस चीज़ ने नॉर्मल से बेटर या नॉर्मल से वर्स परफॉर्म किया है। तो ये एक डेटा पॉइंट है 2009 की जो मूवी है विच इज़ नॉन ऑस्कर मूवी विच इज़ बेसिकली एवेटार। तो एवेटार हमें पता है वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग मूवीज़ है ऑफ ऑल टाइम। तो ये एज एन आउटलायर दिख रही है, मतलब ये जो इतनी बड़ी पीक यहाँ पर आई है, दिस इज़ बिकॉज एवेटार बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी अपने टाइम पे, एंड दिस इज़ एन आउटलायर विच वी कैन सी इन द डेटा। तो डेटा विजुअलाइजेशन हमें डेटा के अंदर इंसाइट्स गैदर करने में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते ही हैं, प्लस उसके साथ में अगर आउटलायर डिटेक्शन हमें करना है कि कौन से कुछ स्पेसिफिक ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जिन्होंने नॉर्मल से कुछ एक्सट्रीम रिजल्ट दिए हैं, या तो वो एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स हो सकते हैं, एक्सट्रीमली बैड रिजल्ट्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके के आउटलायर डिटेक्शन में एज ह्यूमंस हमें डेटा विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल फॉर्मेट स्ट्रिंग्स। फॉर्मेट स्ट्रिंग्स का क्या मतलब है, बेसिकली हमें ये लाइन दिख रही है अपने ग्राफ के अंदर। इस लाइन के अंदर अगर हम चेंजेस करना चाहते हैं, लेट्स सपोज हम इस लाइन का कलर ऑरेंज की जगह रेड करना चाहते हैं, या इसके जो पॉइंट्स है डिफरेंट डेटा पॉइंट्स उनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, या हम इस लाइन की थिकनेस को चेंज करना चाहते हैं, तो उस केस के लिए हम फॉर्मेट स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हैं। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग्स इन मैटप्लॉटलिब कंसिस्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ कलर, मार्कर एंड लाइन।
तो फॉर्मेट स्ट्रिंग्स को हम जब ग्राफ को प्लॉट करते हैं तब डिफाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम अपने मार्कर, लाइन एंड कलर की वैल्यू को सेंड करते हैं. इनफैक्ट और भी वैल्यूज हैं जिनको हम सेंड कर सकते हैं. तो यहाँ पर ऑन द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वी कैन ऑल्सो लुक एट फॉर्मेट स्ट्रिंग. इस पर्टिकुलर लिंक को हम विजिट कर सकते हैं. यहाँ पे हमें फॉर्मेट लिंक के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी. तो फॉर्मेट लिंक इज बेसिकली द स्ट्रिंग जिसके अंदर हम मार्कर, लाइन एंड कलर वैल्यूज देते हैं. ईच ऑफ देम इज ऑप्शनल. मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम ये सारा दें. हम पहले सिर्फ मार्कर भी डिफाइन कर सकते हैं, हम सिर्फ मार्कर एंड लाइन भी डिफाइन कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ हैं. प्लस हम चाहें तो इस तरीके से कलर, मार्कर, लाइन, इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी सेंड कर सकते हैं. अब व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय मार्कर, लाइन एंड कलर? उसके लिए आई एम गोइंग टू शो यू अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल. लेट्स सपोज हमारे पास यही डेटा है जिसको हम यहाँ प्लॉट कर रहे हैं. लेट मी जस्ट कॉपी दिस वैल्यू, या फिर इसको ऐसे ही रखते हैं. इस डेटा के अंदर यहाँ पर मैं एक एडिशनल स्ट्रिंग डिफाइन करने वाली हूँ एंड इस स्ट्रिंग के अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ भेजूँगी. ये स्ट्रिंग किसके लिए? ये ऑस्कर मूवीज़ के लिए. इस स्ट्रिंग के अंदर आई एम गोइंग टू सेंड अ मार्कर वैल्यू. लेट मी सेंड ओ. तो फर्स्ट हम मार्कर वैल्यू भेजते हैं, उसके बाद लाइन वैल्यू है. लाइन वैल्यू के लिए मैं डैश डैश देने वाली हूँ और कलर के लिए लेट मी राइट आर. तो इस तरीके से मैंने एक रैंडम स्ट्रिंग भेजी जिसका अभी हमें मतलब समझ नहीं आ रहा, पर जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, नोटिस हाउ द लाइन हैज़ कम्प्लीटली चेंज. नीचे वाली जो लाइन है अब वो कुछ इस तरीके की हो गई है. तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो एक तो हाईलाइट हो गए हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स. हमारी लाइन क्या हो गई है? अब डैश्ड हो गई है. एंड प्लस इसके साथ में हमारी लाइन का कलर चेंज हो गया टू रेड कलर. तो ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेट स्ट्रिंग. फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास मार्कर, लाइन एंड कलर के लिए ऑप्शंस होते हैं. मार्कर्स आर बेसिकली हम अपने पॉइंट्स को कैसे हाईलाइट करना चाहते हैं. तो पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए मार्कर्स के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं. सर्कल में अगर हमें मार्क करना है जैसे हमने अभी किया था तो उसके लिए हमारे पास ओ है. हम चाहें तो पिक्सल्स में मार्क कर सकते हैं, पॉइंट में मार्क कर सकते हैं, हम ट्राइंगल्स की फॉर्म में मार्क कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर एक नॉन ऑस्कर मूवीज़ के लिए एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं जिसमें आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ट्राइंगल. एंड उसके साथ में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं फॉर आर लाइन स्टाइल्स. हमें सॉलिड लाइन चाहिए तो हम डैश रखते हैं. वी ऑल्सो हैव डबल डैश जिसके अंदर हमारे पास डैश लाइन स्टाइल आएगा. हमारे पास डैश डॉट स्टाइल भी है, हमारे पास डॉटेड लाइन भी है. तो बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं. प्लस हमारे पास कलर्स के अंदर भी ऑप्शन होते हैं. तो ब्लू के लिए वी हैव बी, ग्रीन के लिए वी हैव जी, एंड इस तरीके से वी हैव अ लॉट ऑफ कलर्स. लेट्स सपोज अपनी इस लाइन को, नॉन ऑस्कर विनर्स वाली लाइन को भी हम चेंज करना चाहते हैं. ट्राइंगल हमने मार्कर रखा है, इसके लिए हम रखते हैं सॉलिड लाइन रख लेते हैं एंड कलर को हम येलो रखेंगे. तो इस तरीके से दिस इज द चार्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट, दिस इज द लाइन दैट वी आर गोइंग टू गेट. तो इस तरीके से हम अपनी फॉर्मेट स्ट्रिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं टू चेंज द स्टाइल ऑफ द लाइन्स दैट वी आर गेटिंग. हम चाहे तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हैं. इंडिविजुअल स्टाइल्स मतलब जैसे लेट्स सपोज हमें किसी लाइन का सिर्फ कलर चेंज करना है. जैसे नॉर्मल वापस आ जाते हैं. यू डोंट नीड टू वरी. वैसे इफ़ आई मेक द चेंजेस इन द कोड, ये सारा का सारा कोड मैं आपको ऑलरेडी देने वाली हूँ लेक्चर के बाद. तो एक भी चीज़ के ऊपर आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है. सारा कोड आपको लेक्चर के बाद मिलेगा, उसको जाकर आप रेफर कर सकते हैं. एंड हमें जो लेक्चर्स के अंदर ध्यान देना है वो सिर्फ लर्निंग के ऊपर देना है कि हमें कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ रहे हो, क्योंकि इवेंचुअली हमें कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, हम साथ के साथ कोड करेंगे, तभी हमारे दिमाग में लॉजिक बिल्डिंग हो रही होगी. तो लेट्स सपोज अपनी लाइन का, अभी ये प्लेन नॉर्मल लाइन है, हम अपनी सिर्फ ऑस्कर मूवीज़ वाली लाइन का, मतलब हमारी जो ब्लू लाइन है उसका कलर चेंज करना चाहते हैं टू रेड. तो उसके लिए हम एक अलग से कलर पैरामीटर पास कर सकते हैं विच इज़ रेड. एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी लाइन जो है वो रेड कलर की हो जाएगी. अब ज़रूरी नहीं है हम यहाँ पर सिर्फ अपने पूरे कलर्स के नाम लिखें, हम हेक्स कोड वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं. हेक्स कोड वैल्यूज़ जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, यू कैन सिंपली गूगल व्हाट इज़ हेक्स कोड. इनफैक्ट मैं आपको दिखा भी देती हूँ. जैसे लेट्स सपोज मुझे कोई लाइट पर्पल कलर का हेक्स कोड चाहिए. लाइट पर्पल कुड बी एनीथिंग. लेट्स सपोज इस, जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है लाइट पर्पल के लिए मेरे पास ये हेक्स कोड है. तो इस कलर की एक बार लाइन ड्रॉ करते हैं. तो ये लाइट पर्पल कलर का हमारे पास लाइन आ गई. तो इस तरीके से हम अपनी हेक्स कोड वैल्यूज़ को भी कलर के अंदर ऐड कर सकते हैं. उसके साथ में वी कैन ऑल्सो सेपरेटली डिफाइन आर मार्कर वैल्यू. जैसे यहीं पर अगर इसी पर्पल लाइन के साथ आई ऑल्सो वॉन्ट टू इंक्लूड अ मार्कर, तो अलग से हम एक मार्कर डिफाइन कर सकते हैं. मार्कर के लिए लेट्स सपोज हमें सर्कुलर मार्कर चाहिए. तो इस तरीके से वील गेट सम सर्कल्स. थोड़ा इसका डार्क कलर चेंज कर लेते हैं, वील गेट सम सर्कल्स. अगर हमें कोई और मार्कर चाहिए, जैसे वी वांट सम ट्रायंगल, तो इस तरीके से हमारे पास ट्रायंगल शेप्ड आ जाएंगे. एंड इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल मार्कर्स हो सकते हैं. प्लस वी ऑल्सो हैव ऑप्शंस फॉर लाइन. एक तो हमारे पास लाइन स्टाइल होता है, जो हमने अभी देखा कि अगर हमें अलग से लाइन स्टाइल डिफाइन करना हो तो उसके लिए इफ़ वी वांट डैश लाइंस, तो इस तरीके से डैश लाइंस हमारे पास आ जाएंगी. हम चाहें तो डैश एंड डॉट का कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू गेट अ लाइन लाइक दिस. प्लस वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड लाइन विड्थ. हम चाहें तो इनकी थिकनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे अपनी रेड लाइन को इफ़
आई वॉन्ट टू कंट्रोल द लाइन विथ, तो यहाँ हम एक वैल्यू सेट कर सकते हैं. लेट अस सेट द वैल्यू टू बी लेट सपोज 5. तो ये लाइन विथ इज इक्वल टू 5 करके हमने वैल्यू को सेट कर दिया. एग्जीक्यूट करते हैं तो विल गेट अ थिक लाइन. तो इस तरीके से हम अब इसके साथ में वी ऑल्सो हैव सम एडिशनल मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स जो हमारे प्लॉट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है स्टाइल. हम सारे अवेलेबल स्टाइल्स को चेक कर सकते हैं. इफ़ लेट मी क्रिएट दिस प्लॉट अगेन, अगर हम एक नॉर्मल प्लॉट यहाँ पर क्रिएट करें एंड लेट अस रिमूव दीज वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ एक बार हटा देते हैं एंड हमारे पास हमारे ये प्लॉट आ जाएगा. इसमें अपनी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन रख लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन. वी आर गोइंग टू गेट दिस प्लॉट. अब अगर हमें अपने प्लॉट की सारे के सारे स्टाइल्स को प्रिंट करवाना है तो आई कैन डू PLT स्टाइल डॉट अवेलेबल. तो इस तरीके से वील गेट ऑल द अवेलेबल स्टाइल्स. अब ये स्टाइल्स में अवेलेबल स्टाइल्स का क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल से देखते हैं. लेट अस सपोज आई वॉन्ट अ प्लॉट विद डार्क बैकग्राउंड. तो हम उसका स्टाइल एक्चुअली सेट कर सकते हैं. सेट करने के लिए वी हैव अनदर फंक्शन विच इज स्टाइल डॉट यूज. हम क्या करेंगे, अपने प्लॉट के अंदर PLT डॉट स्टाइल डॉट यूज करेंगे एंड उसके अंदर हम अपनी वैल्यू पास कर सकते हैं. तो यहाँ पर दिस इज लिस्ट ऑफ ऑल द अवेलेबल स्टाइल्स. लेट्स डू अ PLT डॉट शो हेयर. तो जैसे इसको रन करेंगे हमारे पास हमारे डार्क बैकग्राउंड वाला प्लॉट आ जाएगा. सिमिलरली अगर हम और स्टाइल्स की बात करें तो हमारे पास वी हैव समथिंग कॉल्ड GG प्लॉट. तो इस तरीके से वील गेट अ GG प्लॉट एंड इफ़ आई प्रिंट दीज वैल्यूज़, हमारी स्टाइल्स के अंदर हमारे पास ग्रे स्केल भी होता है. वी ऑल्सो हैव सी बॉन्ड एंड इस तरीके से वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स विच आर अवेलेबल टू अस. तो कभी भी वी वॉन्ट टू रीसेट द स्टाइल तो हम यहाँ पर अपने डिफ़ॉल्ट स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं. तो वी कैन एक्चुअली सेट इट बैक टू डिफ़ॉल्ट एंड इस तरीके से हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग वापस आ जाएगी. प्लस वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड ग्रिड. हम चाहें तो अपने ग्राफ के बैकग्राउंड में हम एक ग्रिड को डिस्प्ले करा सकते हैं विच मेक्स इट ईजियर टू रीड और अंडरस्टैंड द डेटा. जैसे इफ़ आई वॉन्ट आई कैन डू PLT डॉट ग्रिड हेयर. तो इससे क्या होगा, हमारे पास हमारे ग्राफ के लिए उसकी ग्रिड डिस्प्ले हो जाएगी. तो बैकग्राउंड में वी हैव दिस ग्रिड जहाँ पर वी कैन सी कि कहाँ कहाँ हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो मीट कर रहे हैं, कहाँ पर प्लॉट हुए हैं वैल्यूज़. So it becomes easier for us to understand the particular data points. अच्छा, in terms of styling, हमारे पास matplotlib में there is something called XKCD. हमारे पास XKCD होता है जिससे हम थोड़े से कार्टूनिश स्टाइल के अंदर अपने जो ग्राफ्स हैं, अपने जो प्लॉट्स हैं उनको डिस्प्ले करा सकते हैं. तो XKCD के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो सारा का सारा काम है we do it with PLT.XKCD. तो इस फंक्शन के थ्रू हम अपना सारा का सारा काम परफॉर्म करते हैं एंड इनफैक्ट इसे ऐसे लिख देते हैं एंड लेट्स रिमूव द ग्रिड फॉर नाउ. तो एक बार याद रखना है हमारा अभी जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखता है, पर XKCD से जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे नाउ आवर ग्राफ इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस. मतलब इस तरीके से हमारा जो प्लॉट है वो दिखाई दे रहा है एंड दिस इज अ वेरी कार्टूनिश प्लॉट. तो इस तरीके की भी स्टाइलिंग है, इस तरीके की काफ़ी सारी कस्टम स्टाइलिंग है जो एग्जिस्ट करती है. ये ऊपर हमारे पास वार्निंग्स आई होंगी दैट द फॉन्ट फैमिली इज़ नॉट इंस्टॉल्ड. तो कोई बात नहीं, नॉट फाउंड, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं. जुपिटर लैब पे हमें एज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. वी हैव गॉटन द स्टाइलिंग. प्लस जब भी हम अपने प्लॉट्स की, अपने चार्ट्स की बात कर रहे हैं, वी ऑल्सो हैव वन मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज़ टाइट लेआउट. अब टाइट लेआउट एग्जैक्टली क्या करता है उसको समझने के लिए लेट्स ट्राई टू प्लॉट आर मूवी डेटा विद द रेवेन्यू. हमारा जो मूवी डेटा है उसके रेवेन्यू के साथ उसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द आउटपुट फॉर दिस. अच्छा, मूवी डेटा कहाँ से आएगा, हम अपने ऑस्कर मूवीज़ का डेटा ले लेते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास ये हमारा डेटा है एंड इस डेटा के अंदर हम अपनी मूवीज़ को उनके रेवेन्यू के साथ प्लॉट करना चाहते हैं. दिस इज समथिंग दैट वी वांट टू डू. तो उसके लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू PLT डॉट प्लॉट. हमारे पास हमारी मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ऑन द एक्स एक्सिस. हम रेवेन्यू को रखेंगे वाई एक्सिस पर. उसके साथ में हम अपना PLT डॉट टाइटल रख लेते हैं. टाइटल इज़ गोइंग टू बी मूवी रेवेन्यू एंड वी हैव PLT डॉट एक्स लेबल. एक्स लेबल के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी. हमारी मूवीज़ हैं हमारे एक्स एक्सिस पर एंड वाई लेबल के अंदर वी आर गोइंग टू स्टोर द रेवेन्यू इन आर $1,000,000. तो ये हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई
एंड लेट्स प्लॉट आवर ग्राफ। अब इस ग्राफ के अंदर सबसे पहले तो हम अपनी क्लासिक स्टाइलिंग पर वापस चले जाते हैं। कुछ स्टाइलिंग हमने सेट कर दी थी, तो लेट्स रीसेट इट टू style.use, लेट्स रीसेट टू क्लासिक स्टाइलिंग और लेट्स गो बैक टू डिफॉल्ट स्टाइलिंग एंड दिस इज द डिफॉल्ट ग्राफ दैट वी आर गोइंग टू गेट। अब इस डिफॉल्ट ग्राफ के अंदर कुछ हमें चेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। कुछ तो नहीं, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। इफ़ यू प्रॉपरली लुक एट द लेबल्स में हमें दिखेगा हमारी मूवीज़ कौन थी, द हर्ट लॉकर थी एंड उसके साथ में द किंग स्पीच थी। तो हर्ट लॉकर एंड द किंग स्पीच में कुछ चीज़ें क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। इनफैक्ट अगर यहाँ डार्क नाइट, लेट्स सपोज मूवी का नाम होता पार्ट 2, इस तरीके से हम बड़ा सा नाम रखते तो ये लेबल भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते। तो इस तरीके की जब हमारे पास सिचुएशन होती है, व्हेन वी वांट टू प्रिवेंट द लेबल्स फ्रॉम ओवरलैपिंग, वी वांट टू कीप प्रॉपर स्पेसिंग इन द ग्राफ, तो वहाँ पर टाइट लेआउट हमें काफ़ी हेल्प करता है, जो ऑटोमेटिकली इस तरीके की चीज़ें मैनेज कर लेता है। जैसे इफ़ आई डू plt.tight लेआउट, तो क्या होगा उस केस में आर स्पेसिंग इज गोइंग टू बिकम बेटर। यहाँ पर थोड़े से इश्यूज हैं अभी, क्योंकि नहीं तो ग्राफ के कंप्लीटली बाहर चीज़ें चली जाएंगी, बट इफ़ यू नोटिस यहाँ पर हमारी जो स्पेसिंग है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है। सो दिस इज़ वेयर टाइट लेआउट कैन हेल्प अस, जहाँ पर हमारे पास स्पेसिंग इश्यूज आते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर स्पेसिंग जब हमें लेबल्स के अंदर चाहिए होती है, ओवरलैपिंग हमारे पास होती है किसी तरीके की, वहाँ पर इसे हम यूज़ करते हैं। प्लस वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इज़ सेव फिग। सेव फिग से हम क्या करते हैं, अपने फिगर को, मतलब अपने प्लॉट को हम सेव कर सकते हैं इन द PNG फॉर्मेट। तो कैसे सेव करेंगे, लेट अस सपोज यहाँ पर वी वांट टू सेव दिस पर्टिकुलर चार्ट, plt.savefig, एंड इसके अंदर कोई भी लेट अस सपोज फाइनल चार्ट या फाइनल plot.png करके हम इसे सेव कर सकते हैं। लेट मी एग्जीक्यूट इट। तो हमारे पास यहाँ पर एक नया PNG क्रिएट हो जाएगा। So it took some time, but finally we have a PNG which has been created for us. तो इस तरीके से we can also kind of download our plots that we are creating. Next हम बात करने वाले हैं about other important plot methods. बेसिकली प्लॉट के अंदर हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जिससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसमें से एक को हमने ऑलरेडी देख लिया है, plt.plot, जिससे हम अपना लाइन प्लॉट क्रिएट करते हैं। व्हाट इज अ लाइन प्लॉट? लाइन प्लॉट हमने ऑलरेडी देख लिया कि जिसके अंदर हमारे पास लाइंस क्रिएट हो जाती हैं। उसके साथ में वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ बार प्लॉट। हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट्स को क्रिएट कर देते हैं। वर्टिकल बार प्लॉट के अंदर इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट बार्स जो है वो क्रिएट होकर आ जाते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट के अंदर हमारा जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स। प्लस वी ऑल्सो हैव स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट के अंदर हमारा जो डेटा है वो डिफरेंट डेटा पॉइंट्स की फॉर्म में स्कैटर होकर आता है। वी ऑल्सो हैव पाई चार्ट। पाई चार्ट के अंदर हमारा डेटा पाई चार्ट की फॉर्म में आता है, जिसको हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। वी ऑल्सो हैव हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज लुक्स वेरी सिमिलर टू बार चार्ट, बट इसके अंदर हमारे जो बार्स हैं दे आर ऑल कनेक्टेड, एंड इस तरीके से वी कैन क्रिएट अ हिस्टोग्राम। हम बॉक्स प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्लॉट्स हैं जिनको क्रिएट किया जा सकता है, एंड इन सबको हम एक एक करके अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो लाइन प्लॉट को हमने ऑलरेडी देख लिया है। नेक्स्ट हम डिटेल में करने वाले हैं अपने बार चार्ट्स को। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बार चार्ट्स। बेसिकली हमारा जो बार चार्ट होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसमें वी हैव मल्टीपल बार्स जो इस तरीके से हमारे चार्ट पे अवेलेबल होते हैं। अ बार प्लॉट और अ बार चार्ट इज अ ग्राफ दैट डिस्प्लेस कैटेगोरिकल डेटा यूजिंग रेक्टेंगुलर बार्स। तो रेक्टेंगुलर बार्स हमारे पास होते हैं, और हर बार की जो हाइट होती है दैट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू। तो बार की जो हाइट है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू। अब जब भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं तो उस केस में हमारी लेंथ रिप्रेजेंट्स द वैल्यू। तो हमारे पास दो तरीके के बार चार्ट्स होते हैं। एक होते हैं हमारे वर्टिकल बार चार्ट्स, जो मेजॉरिटी केसेस में हम जनरली वर्टिकल को यूज़ करेंगे। वर्टिकल बार चार्ट्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं, जिसमें हमारे बार्स वर्टिकली होते हैं, एंड वी ऑल्सो हैव हॉरिजॉन्टल बार चार्ट्स, जिसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के अंदर अपना डेटा जो है उसको डिस्प्ले करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट्स कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। अब वैसे तो हम किसी भी डेटा को इन टर्म्स ऑफ बार चार्ट प्लॉट कर सकते हैं, बट जनरली वर्टिकल बार चार्ट हम उस डेटा के लिए प्लॉट करते हैं जहां पर हमारे एक्स एक्सिस पर हमें कैटेगरीज को शो करना होता है, एंड हम वाई एक्सिस पर अपनी वैल्यूज को शो करना चाहते हैं।
जबकि हॉरिजॉन्टल चार्ट्स इसके कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। हॉरिजॉन्टल चार्ट्स हम उन केसेस में प्रेफर करेंगे जहाँ एक्स एक्सिस के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को दिखाना चाहते हैं और वाई एक्सिस के अंदर हम अपनी कैटेगरीज को रखना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कंट्रीज़ की पॉपुलेशन शो करनी है, हम इस तरीके का वर्टिकल चार्ट अगर शो करेंगे तो लेट्स सपोज दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ चाइना, तो यहाँ पर हम कैटेगरीज रखेंगे एंड ये जो वैल्यूज़ हैं वाई एक्सिस के अंदर ये कंट्रीज़ की पॉपुलेशन दिखाएंगी। जबकि अगर वही सेम इन्फॉर्मेशन हॉरिजॉन्टली दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इंडिया रखेंगे, यहाँ पर चाइना रखेंगे एंड ये जो पॉपुलेशन है वो हमारे एक्स एक्सिस पर आएगी। तो एक्चुअल वैल्यूज़ एक्स एक्सिस पर आएंगे हॉरिजॉन्टल के केस में और कैटेगरीज वाई एक्सिस पर आएंगी। सो दिस इज हाउ वी लॉजिकली प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ बोथ द चार्ट्स। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ वर्टिकल बार चार्ट। उसके लिए हमने अपना वही पुराना डेटा लिया हुआ है, हमारे पास मूवीज़ का डेटा है, उसके साथ में वी हैव ईयर्स इन्फॉर्मेशन, वी हैव रेवेन्यू इन्फॉर्मेशन। हम क्या करने वाले हैं, हर ईयर के हिसाब से ऑस्कर मूवीज़ का क्या रेवेन्यू हुआ उस डेटा को प्लॉट करेंगे। तो ये सारी की सारी क्या है, हमारी ऑस्कर मूवीज़ हैं। तो इसको हम चाहें तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट ऑस्कर रेवेन्यू। तो इस डेटा को अगर हमें प्लॉट करना है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं द बार फंक्शन। बार फंक्शन के अंदर सबसे पहले एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ भेजेंगे, हम ईयर्स के हिसाब से ऑस्कर रेवेन्यू को प्लॉट करना चाहते हैं, प्लस हम इसके लिए कुछ टाइटल रख लेंगे, द बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव फॉर आवर ग्राफ्स। तो हम क्या करेंगे, रेवेन्यू इन ईच ईयर, इसे हम प्लॉट करने वाले हैं, अपना एक्स लेबल ले लेंगे। अब इतने बार ग्राफ को तो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। व्हाट इफ आई वांट टू नो द एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे यहाँ पर मुझे जानना है 2009 के अंदर एग्जैक्टली कितना रेवेन्यू था, वो रेवेन्यू लेबल मुझे यहाँ पर चाहिए हर एक बार के ऊपर। तो वो वैल्यू हम किस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं, जैसे अभी लेफ्ट पे हमें अपनी इवन वैल्यूज मिल रही हैं 200 400, पर मुझे तो अपनी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि 1005 था, 170 था। तो इस तरीके से वैल्यूज को हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं, वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ plt.text। plt.text से हम अपने बार्स के लिए कुछ लेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, कुछ वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं। plt.text में बेसिकली हमें 4 वैल्यूज़ पास करनी होती हैं। सबसे पहली वैल्यू हम पास करते हैं अपने एक्स एक्सिस की पोजीशन, उसके बाद वी पास द वाई एक्सिस पोजीशन, उसके साथ में हम अपने टेक्स्ट को पास करते हैं कि हमें एक्चुअली प्रिंट क्या कराना है, प्लस वी ऑल्सो पास द अलाइनमेंट कि किस तरीके से हम उस टेक्स्ट को प्रिंट करके अलाइन करना चाहते हैं। तो ये 4 वैल्यूज़ हैं जो हमें पास करनी होती हैं। एग्जाम्पल के लिए लेट अस सपोज हमारी जो फर्स्ट हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है विच इज़ द डार्क नाइट, उसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो कैसे प्रिंट कराएंगे, उसके लिए उसका जो एग्जैक्ट रेवेन्यू है, वी कैन यूज़ plt.text। अपने प्लॉट पे टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए 4 चीज़ें हमें देनी है। हमें उसका एक तो पोजीशन देनी है जहाँ पर हम वो टेक्स्ट प्रिंट कराना चाहते हैं। लेट्स सपोज जहाँ पर मेरा ग्राफ की वैल्यू आ रही है, एग्जैक्ट पॉइंट जो था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का, वहीं पर मुझे प्लॉट कराना है। मतलब इफ़ आई वांट टू प्लॉट इट हेयर एट द टॉप ऑफ द ग्राफ, व्हाट इज दिस वैल्यू, इस वैल्यू का एक्स एक्सिस क्या है, इस वैल्यू का एक्स एक्सिस इज द ईयर ऑफ द मूवी। तो वो कैसे आएगा, फर्स्ट मूवी के लिए ईयर इज गोइंग टू बी ईयर्स ऑफ 0। वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस वो एग्जैक्ट वैल्यू है जहाँ से वो मैच कर रहा है, विच इज़ बेसिकली ऑस्कर रेवेन्यू के अंदर उसका जो रेवेन्यू है एट 0th इंडेक्स, दैट इज दैट वैल्यू। प्लस टेक्स्ट क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा ऑस्कर द एग्जैक्ट रेवेन्यू, वही एग्जैक्ट रेवेन्यू वैल्यू है जिसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। या अभी के लिए एक बार इस टेक्स्ट को लेट्स सपोज मैं लिखती हूँ ABC, सिर्फ मैंने ABC प्रिंट कर दिया। एंड यहाँ पर हम लिखते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट को हम HA से डिफाइन करते हैं एंड हम जनरली अपना अलाइनमेंट सेंटर ही रखेंगे कि हमें जो डेटा चाहिए वो अपने सेंटर पर चाहिए। लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड यहाँ पर आई कैन सी दैट एन ABC इज प्रिंटेड फॉर मी हियर। पर मुझे अपना ABC नहीं चाहिए, मुझे तो एग्जैक्ट रेवेन्यू की वैल्यू चाहिए। तो उस रेवेन्यू वैल्यू को हम स्ट्रिंग में पार्स करके यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी प्रिंट द एग्जैक्ट रेवेन्यू वैल्यू। तो ये हमारे पास प्रिंट होकर आ गई। इनफैक्ट हम नहीं चाहते कि ये हमारे बार को टच करे, तो इसका वाई एक्सिस की वैल्यू हम थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। बेसिकली अभी हमारे ग्राफ के अंदर इफ दिस वैल्यू इज कमिंग हियर, हमें थोड़ा और क्लैरिटी से चीज़ें समझ में आए तो सारी चीज़ें मैं आपको ड्रॉ कर करके भी बता रही हूँ। बेसिकली द वैल्यू इज हियर राइट नाउ, तो इसका जो वाई एक्सिस है वो यहीं पर है विच इज़ 1005। अब हम चाहते हैं थोड़ा सा हवा में आ जाए, थोड़ी सी स्पेस के साथ आ जाए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। तो उस केस में व्हाट कैन वी डू, हम इसके वाई एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, मतलब इसको 1010 कर सकते हैं। तो इसमें कुछ वैल्यू हम बढ़ा देंगे, +5 कर देंगे इसको। जैसे ही +5 किया थोड़ा सा गैप आ गया, इनफैक्ट आई कैन मेक इट 10। तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू गेट अ गैप। या 20 कर लेते हैं इसको, तो थोड़ा सा और गैप हमारे पास आ जाएगा। एंड ये तो मैंने एक सिंगल वैल्यू के लिए किया। यही सेम काम अगर हमें सारी वैल्यूज़ के लिए करना है तो हम एक लूप चला सकते हैं आई इन रेंज। हम सारे के सारे ईयर्स या सारी की सारी रेवेन्यू वैल्यू पर
लूप चला सकते हैं एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आई कैन जस्ट यूज द इंडेक्स आई. यहाँ पर भी इंडेक्स आई आ जाएगा फॉर आई इन रेंज एंड इस तरीके से वी आर गोइंग टू गेट ऑल द रेवेन्यू वैल्यूज. तो ये सारी की सारी रेवेन्यू वैल्यूज हमारे पास आ गई. अच्छा, वन थिंग यूल नोटिस हियर कि ये जो है नंबर ये ऊपर की बाउंड्री को टच कर रहा है. तो कभी भी इस तरीके की सिचुएशन आती है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ग्राफ का साइज बढ़ा सकते हैं. साइज कैसे बढ़ाएंगे, हम बेसिकली वाई एक्सिस की जो लिमिट्स हैं उनको एक्सटेंड कर देंगे. हम वाई एक्सिस की लिमिट को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्स एक्सिस की लिमिट को भी एक्सटेंड कर सकते हैं. उसके लिए वी हैव टू फंक्शंस, एक होता है हमारा एक्स लिम एंड एक होता है हमारा वाई लिम. इनसे बेसिकली हम अपनी लोअर एंड अपर वैल्यूज को डिफाइन करते हैं. तो हम अपनी सबसे पहले लोअर लिमिट पास करते हैं, अपने एक्सेस की लोअर लिमिट एंड उसके बाद अपर लिमिट. तो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन वैल्यूज. अब हम चाहते हैं कि हमारे प्लॉट के अंदर अपर लिमिट बढ़ जाए. तो उसके लिए व्हाट आई कैन डू, PLT डॉट वाई लिमिट के अंदर लोअर लिमिट तो सेम रहनी चाहिए. लोअर लिमिट इज ऑलरेडी 0 तो इसको हम 0 रख सकते हैं. अपर लिमिट के लिए आई कैन फाइंड द मैक्सिमम रेवेन्यू वैल्यू, जो भी मैक्सिमम रेवेन्यू वैल्यू होगी एंड उसके अंदर आई जस्ट ऐड लेट्स सपोज 20. तो इस तरीके से 20 बहुत कम है, लेट्स ट्राई 50. तो थोड़ा सा और चार्ट इंक्रीज हुआ. इसको अगर हम 100 कर दें तो इस तरीके से नाउ वी हैव काइंड ऑफ अ प्रॉपर स्पेसिंग. तो हम अपनी लिमिट को भी एक्सटेंड कर सकते हैं. हमें एक्स एक्सेस के अंदर लिमिट को एक्सटेंड करना है तो हम एक्स लिमिट से लिमिट को एक्सटेंड कर सकते हैं. लोएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू इज बेसिकली द मिनिमम वैल्यू दैट वी करंटली हैव इन आवर ईयर्स डेटा, मिनिमम ऑफ ईयर्स. एंड ये हम चाहते हैं मैक्सिमम ऑफ ईयर्स प्लस 100 हो जाए. तो प्लस 100 से वैसे काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ एक्सटेंड होगी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ईयर्स. पर हम चाहते हैं 5 साल एक्स्ट्रा का डेटा आ जाए या 2 साल एक्स्ट्रा का डेटा आ जाए. अच्छा, दिस वैल्यू इन द इनिशियल ग्राफ वॉज एक्चुअली 0. तो अभी के लिए अपने ग्राफ के अंदर वी डोंट रियली नीड टू एक्सटेंड द लिमिट और मेक एनी चेंजेस. पर इस तरीके से हम अपने ग्राफ के अंदर लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं. पर इस तरीके से अपने बार चार्ट के अंदर हम लिमिट्स को भी चेंज कर सकते हैं. Now next we are going to compare two sets of data with the help of bar charts. उसके लिए अपने ऑस्कर मूवीज़ एंड नॉन ऑस्कर मूवीज़ का डेटा ले लेते हैं. तो वी ऑलरेडी हैव द ऑस्कर मूवीज़ डेटा, इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं. एंड लेट्स ऑल्सो कॉपी द नॉन ऑस्कर मूवीज़ डेटा यहाँ से, दिस डेटा. लेट्स कॉपी दिस. तो हमारे पास एंड ईयर्स वैल्यू को इधर ले आते हैं. तो हमारे पास ये ऑस्कर मूवीज़ हैं. इनफैक्ट इसको लिख लेते हैं, ये हमारी ऑस्कर मूवीज़ हैं, ऑस्कर रेवेन्यू है. ये हमारी नॉन ऑस्कर मूवीज़, नॉन ऑस्कर रेवेन्यू है. तो हाउ डू वी कंपेयर दिस डेटा, हम इन सारी मूवीज़ के पर ईयर के हिसाब से रेवेन्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं. बेसिकली व्हाट वी वांट टू डू इज़, हम चाहते हैं इस तरीके का अगर हमारा बार चार्ट है तो हम चाहते हैं ये हमारी ऑस्कर मूवीज़ का डेटा आ जाए, ये हमारी नॉन ऑस्कर मूवीज़ का डेटा आ जाए. सिमिलरली इस तरीके से हमारी ऑस्कर मूवीज़ का डेटा आ जाए एंड इस तरीके से हमारी नॉन ऑस्कर मूवीज़ का डेटा आ जाए फॉर अ पर्टिकुलर ईयर. ये 2008 के लिए आ जाए, 2009 के लिए आ जाए. तो इस तरीके का चार्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं. तो उसके लिए हमने ऑलरेडी देखा था कि अगर हमें लाइन प्लॉट के अंदर मल्टीपल लाइन्स चाहिए तो वी सिंपली ऐड एडिशनल वैल्यूज टू द प्लॉट. वही सेम काम हम यहाँ पर करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो एक प्लॉट क्रिएट कर लेते हैं. प्लॉट के टाइटल में व्हाट डू आई वांट ऑस्कर वर्सेस नॉन ऑस्कर मूवीज़ रेवेन्यू. तो उस रेवेन्यू को हम कंपेयर करना चाहते हैं. प्लॉट के अंदर अपने जो एक्स लेबल्स हैं उसको हम रखेंगे एज ईयर्स एंड अपना जो वाई लेबल है उसे हम रखने वाले हैं एज आर रेवेन्यू इन बेसिकली $1,000,000. एंड इस तरीके से वी हैव क्रिएटेड अ प्लॉट. अब यहाँ पर व्हाट डू आई वांट टू डू, आई वांट टू क्रिएट अ बार ग्राफ जिसके अंदर हम एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ जो हैं उसको तो ईयर्स रखेंगे, दिस इज़ कॉमन. एंड वाई एक्सिस पर हम अपने ऑस्कर रेवेन्यू को सेंड करेंगे. सेम चीज़ हम दोबारा से रिक्रिएट करेंगे अपने बार ग्राफ के लिए. यहाँ पर हमारी नॉन ऑस्कर रेवेन्यूज़ आने वाले हैं. अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी जिसको हम नोटिस करेंगे. एक बार के लिए लेट मी कॉमेंट दिस आउट. इसको प्लॉट करते हैं. इस तरीके का सिर्फ ऑस्कर मूवीज़ का प्लॉट हमारे लिए आया है इन ब्लू कलर. अब जैसे ही हम दो एक साथ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, समथिंग इंटरेस्टिंग इज गोइंग टू हैपन. बेसिकली यहाँ ब्लू ऑरेंज दिख रहा है, यहाँ ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है. ये एग्जैक्टली चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि क्योंकि दोनों बार ग्राफ्स की पोजीशन सेम है, सारे बार ग्राफ्स की विड्थ सेम है, तो वो जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्लॉट हो रही है. मतलब इंस्टेड ऑफ दीज वैल्यूज बीइंग प्लॉटेड साइड बाय साइड, ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर प्लॉट हो रहा है. एंड दैट इज़ वाई हमें सिर्फ ब्लू कलर दिख रहा है, जो यहाँ पर हमें सिर्फ ऑरेंज कलर दिख रहा है. एंड क्योंकि यहाँ पर
क्योंकि द ब्लू वैल्यू इज मोर, तो वो हमें ब्लू वैल्यू भी थोड़ी सी दिख रही है. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. तो हमें यहाँ पर जब भी हम मल्टीपल डेटा सेट्स को एक सिंगल बार चार्ट के अंदर प्लॉट करते हैं तो वहाँ पर हमें विड्थ वैल्यूज़ को थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ता है. एंड कैसे मैनिपुलेट करना है उसके लिए हम थोड़ा सा मैथ सीखेंगे और थोड़ा सा लॉजिक सीखेंगे. बेसिकली हमारे जो बार ग्राफ्स होते हैं उनके पास देयर इज समथिंग कॉल्ड विड्थ प्रॉपर्टी. हमारे जो बार ग्राफ्स होते हैं, इफ दिस इज द बार ऑफ द बार चार्ट, तो इस बार की अपनी एक पर्टिकुलर विड्थ होगी. एंड इस विड्थ को हमें मैनिपुलेट करना होता है ताकि मल्टीपल सेट्स ऑफ बार्स एक पर्टिकुलर सिंगल ग्राफ के अंदर दिख सके. तो इस विड्थ को हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे? बाय डिफॉल्ट ये जो विड्थ की वैल्यू होती है दिस इज 0.8. तो वी कैन कस्टमाइज दिस विड्थ. दिस विड्थ कंट्रोल्स हाउ थिक ईच बार इज. एंड यूजुअली ये जो बार है इसकी विड्थ की रेंज 0 से 1 के बीच में होती है. हम चाहें तो 1 से बड़ी भी कर सकते हैं विड्थ को, पर उसमें केस में क्या होगा, उस केस में वैल्यूज ओवरलैप करना स्टार्ट कर देंगी जो ज़्यादा हमारे चार्ट्स के लिए सेंस नहीं बनाएगा. तो जनरली हम 0 से 1 के बीच में ही अपनी विड्थ की वैल्यू रखते हैं. एंड बाय डिफॉल्ट दिस इज 0.8. अब हम क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज द सिचुएशन फॉर अस? हमारे लिए सिचुएशन है कि क्योंकि दोनों ही बार्स की विड्थ जो है 0.8 है एंड दोनों के लिए हमारी एक्स एक्सिस वैल्यू सेम है, तो क्या हो रहा है, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं. तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज समथिंग कॉल्ड विड्थ एंड एक्स. तो विड्थ वैल्यू तो क्या है, हमारे हर बार की, ईच बार की विड्थ को डिफाइन करती है. एंड एक्स वैल्यू इज बेसिकली द पोजिशन ऑफ ईच कैटेगरी ऑन द एक्स एक्सिस. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अभी समझ में आएगा, पर अभी के लिए दीज आर द टू वैल्यूज दैट आई वॉन्ट टू चेंज टू फिक्स दिस ग्राफ. और इस ग्राफ को मैं कैसे फिक्स करूंगी, मैं एक बार इसको फिक्स करके बताती हूँ एंड देन वील अंडरस्टैंड द मीनिंग. हम बेसिकली क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू चेंज द विड्थ ऑफ द ग्राफ फ्रॉम 0.8 टू 0.4. विड्थ को हमने थोड़ा छोटा कर दिया. एंड जब हम इस ग्राफ को प्लॉट कर रहे होंगे तो ईयर वैल्यूज की जगह आई एम गोइंग टू सेंड समथिंग कॉल्ड एक्स माइनस विड्थ बाई 2. एंड यहाँ पर आई विल सेंड एक्स प्लस विड्थ बाई 2. एंड यहाँ से ईयर्स को तो एक बार हटा ही देते हैं. तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू को माइनस कर दिया, यहाँ मैंने कुछ वैल्यू को प्लस कर दिया. एंड इसको जब हम प्लॉट करेंगे, ओके वी डोंट हैव एक्स को हमें जनरेट करना पड़ेगा. एक्स को जनरेट करने के लिए फॉर आई इन रेंज आई वॉन्ट लेंथ ऑफ ईयर्स. एंड एक्स के अंदर इनफैक्ट इसे डायरेक्टली क्रिएट कर लेते हैं. आई वॉन्ट टू यूज अ फंक्शन ऑफ numpy. तो numpy एज np एंड x को हम सेट करना चाह रहे हैं एज np डॉट अरेंज. अरेंज फंक्शन को हमने ऑलरेडी पढ़ा था जब हमने numpy की बात की थी. एंड यहाँ हमें एक्चुअली कुछ न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन करनी है, तो इसीलिए हम इस फंक्शन को यूज़ करें, इसीलिए हम numpy को यूज़ करें. तो आई वॉन्ट टू हैव लेंथ ऑफ ईयर्स. बेसिकली जब हम ये करते हैं, इनफैक्ट मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इफ आई डू दिस and I create this x value and I just do this, तो हमारे पास क्या क्रिएट होगा, हमारे पास एक एरे क्रिएट होगा फॉर वैल्यू 0 to 4. मतलब जितनी हमारी ईयर्स की लेंथ है, जितने हमारे पास ईयर्स के अंदर वैल्यू है, उस लेंथ का हमारे पास एक तरीके से इंडेक्स एरे क्रिएट हो जाएगा. मतलब 0 से लेकर n-1 तक वैल्यूज का एरे क्रिएट हो जाएगा. एंड दिस इज द सेम थिंग दैट आई वॉन्ट टू डू हियर. यहाँ पर आई एम गोइंग टू स्टोर दीज वैल्यूज इन एक्स. तो ये दो एंड ये 4 काम मैंने किए हैं. एंड अब अपने ग्राफ को देखते हैं. ओके, वी ऑल्सो हैव टू पास दिस विड्थ वैल्यू. ये विड्थ हमने जो यहाँ पे डिफाइन की है, इसको हमें ग्राफ्स के साथ पास भी करना है. एंड नाउ दिस बार चार्ट इट लुक्स प्रॉपर दिखने के लिए वैसे एक और चीज़ हमें ऐड करनी पड़ेगी, विच इज़ द लेबल को ऐड कर लेते हैं. इतना काम हमने कर ही लिया है तो लेबल्स को भी ऐड कर लेते हैं. इसके अंदर हमारी ऑस्कर मूवीज़ हैं एंड दूसरे लेबल के अंदर हमारी नॉन ऑस्कर मूवीज़ हैं. एंड लेट्स ऑल्सो डू PLT डॉट लेजेंड. सो दीज आर ऑस्कर मूवीज़ डेटा, दिस इज़ द नॉन ऑस्कर मूवीज़ डेटा. तो हमारे बार्स क्या हो गया, परफेक्टली प्लेस हो गए. अब हमें ठीक है दिखाई दे रहा है कि ठीक है हमारे जो बार्स हैं वो प्रॉपरली स्पेस हो गए हैं, उतने वाइड भी नहीं है, साइड बाय साइड डिस्प्ले हो रहे हैं. हमें पता चल रहा है दिस इज़ फॉर फर्स्ट ईयर, दिस इज़ फॉर सेकंड ईयर, दिस इज़ फॉर थर्ड ईयर. अभी ईयर वैल्यूज़ प्रॉपरली प्रिंटेड नहीं है. ईयर वैल्यूज़ की जगह क्या आ रहा है, जो हमारी एक्स के अंदर वैल्यूज़ हमने जनरेट की थी एरे में 0, 1, 2, 3, 4, वो वैल्यूज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है. इसको भी फिक्स करेंगे, पर अभी के लिए हमारा जो डेटा है उसको हम साइड बाय साइड प्रेजेंट कर पा रहे हैं, उसको कंपेयर कर पा रहे हैं कि हमारे ईयर विद पोजीशन 1, इंडेक्स 1 यानी 2009 के अंदर
हमारी जो ऑस्कर मूवी थी उसका इतना रेवेन्यू था, नॉन ऑस्कर मूवी का काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू था. सो नाउ वी कैन कंपेयर वैल्यू साइड बाय साइड. अब व्हाट एग्जैक्टली डिड वी डू, हमने ये किया क्या है यहाँ पे, किया हमने ये है कि हमारे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन थी. मैं काफ़ी मैथमेटिकल टर्म्स में, ताकि हमें लॉजिकली समझ में आए, आई ट्राई टू शो इट टू यू. हमारे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन थी कि हमारे ग्राफ के अंदर अगर हम ईयर वैल्यूज़ की पोजीशन को कंसिडर करें एक्स एक्सिस पे, तो हम कह सकते हैं हमारा 2008 0 पे था, 2009 1 पे था, 2010, एंड इस तरीके से हम इनको पोजीशन वैल्यूज़ ले लेते हैं. तो हर एक जो एक्स एक्सिस का एक पोजीशन है उसको हम 1 यूनिट ले सकते हैं. दिस इज़ 1 यूनिट, दिस इज़ अनदर 1 यूनिट. तो हमारा ग्राफ पहले कुछ ऐसा दिख रहा था. तो ये क्या था, 1 यूनिट था. हर एक ईयर को, हर एक वैल्यू को एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट मिल रहा था. और हमारा बार उसके अंदर कितना यूनिट ऑक्यूपाई कर रहा था, 0.8. तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इफ़ वी हैव 0.5, यहाँ पे इफ़ वी हैव 0.5, तो हमारा एक बार कहाँ पर आ रहा था, हमारा बार कहाँ आ रहा था, हमारा बार कुछ यहाँ पर आ रहा था, जहाँ पर दिस वैल्यू वॉज 0.1 एंड दिस वैल्यू वॉज 0.9. मतलब लेफ्ट से भी 0.1 छूट गया, राइट से भी 0.1 छूट गया. तो 1 के अंदर हम इस तरीके से अपने बार को प्लॉट कर रहे थे. अब हमें इसकी जगह क्या करना है, हमें सिंगल बार की जगह इसी सेम एरिया में, इसी एक यूनिट में हमें 2 बार्स डिस्प्ले करने हैं. तो उसके लिए हमें क्या लॉजिकली समझ में आ रहा है कि हमारी जो विड्थ वैल्यू है दैट शुड बी हाफ, क्योंकि हमें एक ही एरिया में अब 2 बार्स को प्लॉट करना है. तो इसकी भी हम विड्थ 0.4 कर देंगे, इसकी भी 0.4 कर देंगे. हम चाहें तो और छोटी भी कर सकते हैं, 0.35 भी कर सकते हैं, 0.25 भी कर सकते हैं. मतलब इफ़ आई वांट आई कैन ऑल्सो शिफ्ट इट टू 0.35. तो क्या होगा, और एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ जाएगी. इसको और पतला भी कर सकते हैं, 0.2 भी कर सकते हैं. मतलब हम कुछ भी वैल्यू कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कस्टमाइज्ड वैल्यू. पर मिनिमम हमें एटलीस्ट 0.4 करना चाहिए प्रॉपर स्पेसिंग अगर हमें दिखानी है. तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने अपनी विड्थ वैल्यू को यहाँ पर सेट कर दिया था टू 0.4, ताकि उतने ही सेम एरिया में अब हमारे पास 2 बार्स आ जाएं. अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अगर हम विड्थ कम भी कर दें तब भी वो बार एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे. जैसे इफ़ आई डोंट डू दिस x माइनस विड्थ बाई 2, x प्लस विड्थ बाई 2, तो बार्स फिर भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे. मतलब वो कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ही आएंगे, क्योंकि सब सेंटर अलाइंड है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे पास 2 बार्स आ गए, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हमारे पास एक ये बार है विच इज़ 0.4 की विड्थ का, एंड हमारे पास इसी के एग्जैक्टली ऊपर एक और बार आ रहा है जिसकी भी विड्थ 0.4 है. यहाँ मीट कर रहे हैं एंड इस तरीके से वी हैव बोथ द बार्स. तो क्या हम कह सकते हैं कि इन दोनों को साइड बाय साइड रखने के लिए हमें एक बार को तो लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा एंड एक बार को राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा. तो बेसिकली हमें इनकी एक्स एक्सिस, एक बार की एक्स एक्सिस पोजीशन में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा एंड दूसरे बार की एक्स एक्सिस पोजीशन से हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो लॉजिकली ये जो दोनों के दोनों बार्स हैं, अगर ये एक दूसरे के ऊपर अभी ओवरलैप कर रहे हैं, वी हैव 0.4, तो ये एग्जैक्टली कौन सी पोजीशन के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे. मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट आपको समझा रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग. ऐसा नहीं कि जस्ट मैंने लिख दिया है विद, जस्ट मैंने लिख दिया है माइनस डिवाइडेड बाई 2, तो हम चीज़ों को मानते हुए चले. हर चीज़ को हमें गहराई के साथ सोच रहे हैं कि कोई भी चीज़ आई तो क्यों आई. हर चीज़ पे हमारा सवाल आना चाहिए, हर चीज़ को हमें खुद भी इनफैक्ट एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए. तभी मैं बहुत छोटी सी चीज़ भी आपको बड़े डिटेल में बता रही हूँ कि इसको हम चीज़ को सोच कैसे सकते हैं, कैसे हम इमेजिन कर सकते हैं, क्या लॉजिक यूज़ हुआ. बेसिकली अगर हम लॉजिकली सोचे 0.4 विड्थ है, तो लेफ्ट की तरफ क्या हुआ होगा, लेफ्ट की तरफ हमारा 0.3 होगा, राइट की तरफ क्या हुआ होगा, राइट की तरफ हमारा 0.7 होगा. तभी तो बीच का एरिया क्या हो गया, 0.4 हो गया. तो 0.5 के लेफ्ट में हम 0.2 गए, राइट में हम 0.2 गए. तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली विड्थ डिवाइडेड बाई 2, हमने अपने कोड के अंदर यहाँ विड्थ डिवाइडेड बाई 2 किया है. व्हाट इज माई विड्थ डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 0.2. तो हम क्या कह रहे हैं, इधर 0.2 ऐड कर दो, इधर 0.2 माइनस कर दो. तो उससे क्या होगा, अगर इस बार का सेंटर पॉइंट अभी 0.5 है और इसमें से अगर हम 0.2 माइनस कर देंगे तो बार का नया सेंटर पॉइंट क्या बन जाएगा, 0.3 बनने वाला है. 0.3 बनेगा तो ये बार कहाँ पर जाकर प्लॉट होगा, ये बार कुछ इस तरीके से जाकर प्लॉट होगा, जहां पर हमारा जो राइट बाउंड्री है वो 0.5 के ऊपर आ रही होगी एग्जैक्टली. तो माइनस जिसको हम करेंगे वो बार लेफ्ट की तरफ चला जाएगा एंड जिसको हम प्लस करेंगे, मतलब जिसके एक्स एक्सिस में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. राइट की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है पहले सेंटर 0.5 था, तो अब हमारा सेंटर क्या हो जाएगा, अब हमारा सेंटर 0.7 हो जाएगा. तो नाउ देयर लेफ्ट एंड राइट बाउंड्रीज आर गोइंग टू टच. दैट इज एग्जैक्टली वॉट इज हैपनिंग हियर. अगर मैं इससे ज़्यादा भी शिफ्ट कर देती, लेट्स सपोज मैंने -1 कर दिया एंड यहाँ पर +1 कर दिया, तो उस केस में बाउंड्रीज टच नहीं करेंगी, उस केस में काफ़ी शिफ्ट आ जाएगा. तो इसीलिए एग्जैक्ट हमने उतना किया है कि हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो टच हो रही हैं एंड दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट. तो जो भी हमारी विड्थ थी उसका हमने हाफ
लेफ्ट की तरफ खिसका दिया, हाफ राइट की तरफ खिसका दिया, तो दोनों की बाउंड्री टच कर गई एंड दैट इज हाउ वी आर एबल टू सी द बार्स साइड बाय साइड। तो कभी भी हमें दो ग्राफ्स को साथ में डिस्प्ले करना होता है तो उस केस में हम विड्थ को सबसे पहले तो छोटा करेंगे एंड जो भी विड्थ डिवाइडेड बाय 2 है, 1 से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है वी आर शिफ्टिंग दिस टू लेफ्ट, माइनस करने का, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है शिफ्टिंग टू लेफ्ट, एंड ऐड करने का मतलब है वी आर शिफ्टिंग दिस वैल्यू टू राइट साइड। एंड यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू x से माइनस कर रहे हैं। x से क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि x रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ ईच कैटेगरी ऑन द x एक्सिस। x क्या है? 0th वैल्यू के लिए हमारी 0 पोजीशन हो गई, 1 वैल्यू के लिए 1 पोजीशन होगी, 2 वैल्यू के लिए 2 पोजीशन होगी। तो इस तरीके से हर किसी की पोजीशन को डिफाइन कर रही है। अब यही सेम चीज हम चाहें तो 3 ग्राफ्स के लिए भी कर सकते हैं। 3 ग्राफ्स के लिए हमारा क्या यूज केस होगा? 3 ग्राफ्स के लिए हमें एक तो विड्थ को काफी छोटा करना पड़ेगा। अगर हमारे तीनों ग्राफ, ये 0 है, ये 1 है, तीनों ग्राफ अगर एक के ऊपर एक ही प्लॉट होंगी तो सबसे पहले हम विड्थ वैल्यू को थोड़ा सा छोटा करेंगे। विड्थ हमारी मिनिमम 0.8 डिवाइडेड बाय 3 होनी चाहिए, जिसका मतलब है हमें विड्थ हम 0.25 रख सकते हैं, 0.2 रख सकते हैं। एंड विड्थ के केस में क्या होगा, हम फर्स्ट प्लॉट के लिए तो x माइनस विड्थ कर सकते हैं, सेकेंड प्लॉट के लिए हम x रख सकते हैं, एंड थर्ड प्लॉट के लिए x प्लस विड्थ कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द डेटा। जैसे अगर मैं यहाँ 3 चार्ट्स को प्लॉट करूँ, इसी ऑस्कर वाले चार्ट को एक बार और प्लॉट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर मैं जिस 3 के हिसाब से आपको एग्जाम्पल दे के दिखा रही हूँ, यहाँ पर तो हम x रख लेंगे, यहाँ पर x माइनस विड्थ, एंड इस तरीके से ओके बिकॉज वी हैव द सेम वैल्यूज, इसके अंदर लेट्स कन्वर्टेड टू प्लस, तो एक माइनस हो गया, एक सेम हो गया, एक प्लस हो गया, इसको प्लॉट करें तो हमारे पास इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। तो हम 3 वैल्यूज को भी प्रॉपरली इस तरीके से कर सकते हैं। लेट्स रिमूव दिस, वी डोंट रियली नीड दिस, एंड यहाँ पर अभी हमारे लिए हो जाएगा विड्थ बाई 2 एंड दिस इज ऑल्सो विड्थ बाई 2। इसको वापस से कर लेते हैं अपना 3, 5। तो इस तरीके से हमारा जो ग्राफ है उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, हाउ डू वी फिक्स दिस एक्स वैल्यू लेबल? उसके लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा फंक्शन होता है विच इज कॉल्ड xTix। xTix के अंदर हम अपने x एक्सिस का जो लेबल है उसे रिप्लेस कर सकते हैं। अभी हमारे पास हमारी x वैल्यूज हैं, मतलब इफ आई डू प्लॉट डॉट xTix, तो हम x वैल्यूज को, मतलब ये पोजिशन वैल्यूज को रिप्लेस करना चाहते हैं विद आर ईयर वैल्यू। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक इनटू हॉरिजॉन्टल बार चार्ट्स। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट्स के लिए क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारी जो ऑस्कर मूवीज हैं, हम उनके डेटा को प्लॉट करेंगे। किस डेटा को प्लॉट करेंगे? रेवेन्यू को। हम चाहते हैं हर मूवी का रेवेन्यू डेटा प्लॉट हो जाए। तो हमारी मूवीज कौन से एक्सेस पर आए, क्योंकि मूवी एक तरीके से कैटेगरी है। एंड हॉरिजॉन्टल चार्ट्स की हमने बात की थी। हॉरिजॉन्टल चार्ट के अंदर हमारी जो कैटेगरीज हैं जिसके लिए हम डेटा को प्लॉट करना चाहते हैं उसको हम वाई एक्सेस पे रखते हैं, एंड हमारी जो वैल्यूज हैं उनको हम एक्स एक्सेस पे रखते हैं। तो मूवीज वाई एक्सेस पर आएंगी, रेवेन्यू एक्स एक्सेस पर आएगा। एंड लेट्स लुक एट हाउ डू वी क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल चार्ट। हॉरिजॉन्टल चार्ट को क्रिएट करने के लिए अपना एक तो ये ऑस्कर रेवेन्यू डेटा ले आते हैं। तो दीज आर आवर वैल्यूज। हॉरिजॉन्टल चार्ट को क्रिएट करने के लिए, प्लॉट करने के लिए वी यूज बार एच, एंड बार एच के अंदर हम सबसे पहले, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल चार्ट है, हम अपनी वाई एक्सिस वैल्यूज को सेंड करते हैं विच इज गोइंग टू बी ऑस्कर मूवीज, एंड उसके बाद हम अपना रेवेन्यू सेंड करेंगे। तो ये हमारे पास हमारी रेवेन्यू वैल्यू हो गई, प्लस हम प्लॉट के लिए अपना एक्स लेबल दे देते हैं। एक्स लेबल के अंदर वी आर गोइंग टू गेट द रेवेन्यू वैल्यू। बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी मैं नहीं लिख रही, बट वी ऑलरेडी नो कि हमें प्रॉपरली सारे यूनिट्स को, सारी चीज़ों को बताना होता है। एंड वाई लेबल के अंदर वी हैव द बेसिकली मूवी नेम्स, एंड लेट्स प्लॉट इट। प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू गेट द एंटायर हॉरिजॉन्टल ग्राफ, एंड प्रॉपरली सारी चीज़ें हमें पता चल रही हैं। हम अच्छे से कंपेयर भी कर पा रहे हैं किसका रेवेन्यू कितना है, किसने कितना ज़्यादा किया। तो यहाँ पर हमें ईयर की ज़रूरत नहीं है, हम मल्टीपल मूवीज़ के रेवेन्यू को कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी प्लॉट अ हॉरिजॉन्टल चार्ट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्कैटर प्लॉट्स। स्कैटर प्लॉट्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं जिसमें वी हैव आर डेटा इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्कैटर्ड पॉइंट्स। अभी तक जितना भी डेटा हमने देखा था इन द फॉर्म ऑफ लाइन, वो उसके अंदर हमारे पॉइंट्स कनेक्टेड होते थे, पर यहाँ पर हमारे पास कनेक्टेड पॉइंट्स नहीं है। तो स्कैटर प्लॉट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बाय प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन। हमारा 2D प्लेन है, इसके ऊपर हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, एंड दैट इज हाउ वी क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट।
अब स्कैटर प्लॉट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जब भी हम अपने डेटा के अंदर एक तो कोरिलेशंस देखना चाहते हैं, व्हेन वी वांट टू सी कोरिलेटेड डेटा, तो कोरिलेशंस देखने में यूज़फुल होते हैं। दूसरा, आउटलायर डिटेक्शन के अंदर भी यूज़फुल होते हैं। अगर लेट्स सपोज हमारे सारे डेटा एक साथ आ रहे हैं एंड कोई इधर अलग से पॉइंट आएगा तो वो हमें बहुत जल्दी पहचान में आएगा, तो इस तरीके से हम आउटलायर्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। प्लस वी कैन ऑल्सो सी कि हमारे किस तरीके के क्लस्टर्स हैं जो हमारे डेटा के अंदर फॉर्म हो रहे हैं। इन तीनों को ही हम बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, तीनों के ही हम धीरे धीरे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कोरिलेशन की बात करते हैं। हमने कुछ सैम्पल डेटा लिया है यहाँ पर अपने स्कैटर प्लॉट्स के लिए। वी हैव सम पीपल्स नेम्स, हमारे पास उनकी एज वैल्यूज़ हैं एंड हमारे पास उनकी ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ हैं। अब वैसे तो ये ब्लड प्रेशर वैल्यूज़ देख के हमें एज सच कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, पर जस्ट फॉर जनरल नॉलेज 120 को हम यहाँ पर एवरेज नॉर्मल ब्लड प्रेशर करेंगे, बट दीज आर द वैल्यूज़, दिस इज द डेटा विच इज़ गिवन टू अस। अब इस डेटा को और बेटर समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसे प्लॉट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट क्रिएट करने के लिए वी डू plt.scatter एंड उसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को पास करते हैं। हम चाहते हैं, हम एज के हिसाब से ब्लड प्रेशर का रिलेशनशिप देखना चाहते हैं। वी बेसिकली वांट टू सी द कोरिलेशन कि जैसे जैसे हमारे जो लोग हैं उनकी एज इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे व्हाट इज़ द बीपी वैल्यू रिलेशन। तो उसके लिए एक्स एक्सेस पर हम अपनी एज प्लॉट कर सकते हैं, वाई एक्सेस पर वी कैन प्रिंट द ब्लड प्रेशर वैल्यूज़। इनफैक्ट इसे हम बीपी कह देते हैं फॉर शॉर्ट, ब्लड प्रेशर को प्लॉट कर लेते हैं। अब अभी तो ये हमने प्लेन सिंपल स्कैटर प्लॉट को पॉइंट किया है, इसके अंदर हम चाहें तो कुछ कस्टमाइजेशंस भी कर सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द कस्टमाइजेशंस ऑन स्कैटर प्लॉट्स, तो हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेसिक कस्टमाइजेशन इज फॉर कलर्स। हम लेट्स सपोज सारे के सारे पॉइंट्स को कुछ और कलर देना चाहते हैं, तो उस केस में अपने स्कैटर के अंदर वी कैन पास द कलर वैल्यू। आई वॉन्ट इट टू बी रेड, तो सारे के सारे पॉइंट्स रेड हो जाएंगे। हम चाहें तो सबको अलग कलर्स भी दे सकते हैं। अगर हम कोई कलर्स नाम की अगर एक लिस्ट बनाएं जिसके अंदर वी हैव रेड, वी हैव बेसिकली पर्पल, वी हैव येलो, वी हैव ब्लू, पिंक, इस तरीके से काफ़ी सारे कलर्स हो गए। हाउ मेनी पीपल डू वी हैव? वी हैव 3, 6, वी हैव 10 पीपल, तो 3, 5 कलर्स हमारे पास हो गए। एंड इस तरीके से अगर हम इन्हीं वैल्यूज़ को रिपीट करें तो लेट्स ऑल्सो पास दिस कलर के अंदर हम अपने कलर्स की वैल्यू को पास कर देते हैं, तो इस तरीके से वील गेट सम कलरफुल डेटा। अब यहाँ पर वैसे तो ये कलर्स उतना ज़्यादा सेंस नहीं बना रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ लॉजिकल कलर वैल्यू पास कर सकते हैं। बेसिकली हम इस तरीके का कुछ लॉजिक बना सकते हैं कि जहाँ पर भी बीपी इज़ ग्रेटर देन 135 वहाँ पे हम रेड शो करें टू हाईलाइट सम डेटा पॉइंट्स, एंड जहाँ पर भी बीपी इज़ लेस देन 135 ये इक्वल टू कर लेते हैं, वहाँ पर हम ग्रीन शो करना चाहते हैं। तो रेड इज़ बेसिकली आर रेड जोन, खतरे की घंटी, एंड ग्रीन इज़ कंसिडर्ड हेल्दी। तो इस तरीके का अगर हमें कुछ लॉजिक करना है तो वी कैन क्रिएट द लॉजिक लाइक दिस कि हम ग्रीन वहाँ पर रखना चाहते हैं इफ़ द बीपी वैल्यू, और लेट्स कॉल इट जस्ट, या एक्स कह देते हैं इसको, इफ़ एक्स वैल्यू इज़ लेस देन 135 एल्स हम रेड करना चाहते हैं फॉर एक्स इन बीपी। सो दिस इज़ द लॉजिक दैट वी वांट टू डिस्प्ले। ये सारे के सारे जो हेल्दी बीपी के अंडर वैल्यू आ रही हैं ये सारी की सारी ग्रीन है। अब आई एम नॉट अ डॉक्टर सो आई डोंट एग्जैक्टली नो द हेल्दी वैल्यू, आई एम जस्ट मेकिंग एन एजम्पशन कि 135 के ऊपर वैल्यूज़ आर नॉट गोइंग टू बी दैट गुड। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रीन वैल्यूज़ आ गई एंड यहाँ पर हमने रेड से वैल्यूज़ को मार्क कर दिया। सो दिस इज़ हाउ वी कैन लॉजिकली यूज़ कलर्स टू बेटर रिप्रेजेंट द डेटा। अब किसी भी व्यक्ति को नॉर्मली इस डेटा को देखकर, इस ग्राफ को देखकर क्लियरली समझ में आएगा कि कौन सी हेल्दी रेंज है, कौन सी अनहेल्दी रेंज है। इसके साथ में हमारे पास साइज़ की भी कस्टमाइजेशंस होती हैं। बेसिकली ये जो पॉइंट है, ये जो डॉट है जिसको हम यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं, हमारा जो सर्कल है, इसका हम चाहें तो साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ कुछ डॉट्स को हम हाईलाइट करना चाहते हैं। साइज़ के लिए वी कैन क्रिएट अ साइजेस लिस्ट, एंड साइजेस लिस्ट के अंदर हम कुछ साइजेस हैं जिनको ले सकते हैं, या इनफैक्ट साइजेस के अंदर जो हमारी बीपी वैल्यूज़ हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अपना साइज़ पास कर देते हैं। तो यहाँ पर एस के लिए या यहीं पर अपनी साइजेस जो हैं वहाँ पर बीपी वैल्यू पास कर देंगे। तो हम नोटिस करेंगे जहाँ पर बीपी वैल्यू कम है वहाँ पे थोड़ा छोटा सर्कल है, जहाँ पे बीपी वैल्यूज़ बड़ी है वहाँ पे थोड़ा बड़ा सर्कल है। हम चाहें तो कुछ कस्टमाइज वैल्यू भी रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। प्लस वी कैन ऑल्सो डिफाइन व्हाट द मार्कर इज़ गोइंग टू लुक लाइक। उसके लिए हमने ऑलरेडी कस्टमाइजेशंस देखे थे पहले। मार्कर के लिए अगर हमें ट्राइंगल चाहिए, इस तरीके की एरो टाइप चाहिए, तो हम इस तरीके से भी अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
इफ आई वांट सर्कल्स आई कैन हैव O, प्लस हम ट्रांसपेरेंसी ऑफ द डॉट्स, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द पॉइंट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कितने विजिबल होंगे। उसके लिए वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड द अल्फा वैल्यू। हमारी एक अल्फा वैल्यू होती है जिसको हम डिफाइन करते हैं। अल्फा की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में रेंज करती है, जहाँ 0 का मतलब है कि कंप्लीटली चीज़ें गायब हो जाएंगी, मतलब यहाँ पर इट विल नॉट बी विजिबल, एंड 1 का मतलब है इट विल बी कंप्लीटली विजिबल, कंप्लीटली विजिबल। एंड इसके हम बीच की कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे 0.5 हो गया, 0.3 हो गया, तो ट्रांसलूसेंसी वैल्यू प्रिंट होगी। बाय डिफॉल्ट अल्फा वैल्यू 1 होती है, पर हम उस वैल्यू को सेट कर सकते हैं। इफ़ आई सेट द अल्फा टू 0.5 तो ये थोड़े थोड़े लाइट हो जाएंगे, थोड़े थोड़े ट्रांसलूसेंट टाइप हो जाएंगे। अगर मैं और कम कर दूं तो ऑलमोस्ट गायब ही हो जाएंगे स्क्रीन से 0 पर। एंड दिस इज हाउ वी कैन शो द पॉइंट्स टू बी। तो अल्फा बेसिकली हैज़ अ स्पेक्ट्रम जो 0 से 1 तक जाता है, एंड जितना हम 1 की तरफ है उतना ज़्यादा हमारे पॉइंट्स विजिबल होते हैं। इसके साथ में वी ऑल्सो हैव अ वेरी स्पेशल वैल्यू विच इज़ कॉल्ड अ कलर मैप। कलर मैप से हमारे पास कस्टमाइज्ड कलर्स अवेलेबल होते हैं। अब मैटप्लॉटलिब के अंदर बहुत सारे कलर मैप्स अवेलेबल हैं, जैसे वी गो एंड विजिट दिस लिंक, ये लिंक है हमारे पास कलर मैप्स के लिए। तो मैटप्लॉटलिब के अंदर वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट कलर मैप्स, और कलर मैप्स कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। कलर मैप बेसिकली एक स्पेक्ट्रम ऑफ कलर होता है जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल कलर्स हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन उस स्पेक्ट्रम के अंदर हम कहाँ पर आ रहे हैं, रेंज के अंदर कहाँ पर आ रहे हैं, हमारे पास वो कलर आ जाएगा। तो बहुत सारे इनबिल्ट कलर मैप्स हैं मैटप्लॉटलिब के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के लिए आई कैन ट्राई दिस प्लाज्मा। हम चाहें तो यहाँ पर इस कलर को हटा देते हैं, लेट्स रिमूव दिस कलर, एंड इस अल्फा वैल्यू को भी हटा देते हैं। अभी के लिए हमारा जो प्लॉट है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट लेट्स रिमूव द साइज एंड मार्कर ऑल्सो। हम क्या करेंगे अपने कलर मैप के लिए, या साइज़ को लेट्स कीप द साइज सो दैट हमारे डॉट्स थोड़े बड़े हो जाए। ठीक है, कलर मैप को डिफाइन करने के लिए वी कैन डिफाइन सी मैप वैल्यू। सी मैप के अंदर हमने जो भी हमारा डिफॉल्ट कलर है जिसको हम डिफाइन करना चाहते हैं उसे हम डिफाइन करेंगे। एंड कलर मैप के साथ वी ऑल्सो हैव टू पास समथिंग कॉल्ड सी। सी के अंदर वो वैल्यूज होंगी जो बताएंगी कि रेंज में कहाँ पे पर्टिकुलर प्लॉट लाई करता है। तो सी के अंदर आई विल जस्ट पास द बीपी वैल्यूज। तो इस तरीके से एक रेंज के अंदर बेसिकली हमारे मल्टीपल कलर्स आ गए। हमने प्लाज्मा को यूज़ किया था, प्लाज्मा इज दिस। अगर हम इस प्लाज्मा को ध्यान से देखें तो प्लाज्मा के अंदर जो वैल्यू जितनी कम है वो उतनी पर्पल ब्लूइश है, तो कम बीपी वाली वैल्यूज पर्पल एंड ब्लूइश हैं। और प्लाज्मा में जितनी बड़ी वैल्यू है वो उतनी येलो हो रही है, तो यहाँ पे जो बड़ी वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास येलो हो रही हैं। तो इस तरीके से सीक्वेंशियल फॉर्म में हमारे जो कलर मैप्स हैं वो वर्क करते हैं। हम चाहें तो कोई और कलर मैप भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा रेलिवेंट होगा हम यहाँ पे ऑरेंज रेड यूज़ करें। ऑरेंज रेड कहने का मतलब है, लेट्स डू दिस ऑरेंज रेड, आई थिंक वी हैव RD हियर। ऑरेंज रेड कहने का मतलब है जितनी कम वैल्यू है उतना वो लाइट दिखेगा, एंड जितनी बड़ी वैल्यू है उतना वो डार्क दिखेगा। तो दिस इज अ मोर रेलिवेंट कलर मैप दैट वी कैन यूज। अच्छा, जब हम कलर मैप को यूज़ कर रहे हैं तो जो ये हम सी पास करते हैं ये डिफाइन करता है कि हमारी रेंज में कौन सा कलर आएगा। अब लेट्स सपोज सी के अंदर हम ऐसी लिस्ट पास कर दें जिसमें हर किसी के लिए सेम वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल आई पास हियर, मैंने सबको 5 वैल्यू दे दी, एंड इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ ऑफ बीपी से। मैंने सबको क्या किया, अपनी सी के अंदर मैंने एक ऐसी लिस्ट पास कर दी जिसमें हर किसी के लिए सेम वैल्यू है। तो उस केस में क्या होगा, हर किसी को सेम कलर मिल जाएगा। या इसको 100 कर देते हैं, लेट मी यूज प्लाज्मा। तो उसमें क्या होगा, हर किसी को सेम कलर मिल जाएगा। तो हमारी जो बीपी वैल्यूज है, यानी हमारी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस की वैल्यूज कलर मैप की वैल्यू कलर मैप में कलर डिसाइड नहीं करती। हम ये जो सी के अंदर पास करते हैं ये कलर डिसाइड करता है कि हमारा कलर मैप कौन सा कलर कौन से पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिस्प्ले करेगा। लेट्स गो बैक टू ऑरेंज रेड हियर RD, एंड दिस इज हाउ द मैप इज गोइंग टू लुक लाइक। अच्छा, अब इस प्लॉट को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, हमें लेफ्ट में समझ में आ रहा है हमारे पास बीपी वैल्यूज़ हैं, हमें एज वैल्यू समझ में आ रही है, मैप के अंदर चीज़ें समझ में आ रही हैं, पर हमें एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा कि ये कलर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा जो कलर रिप्रेजेंट करता है उसको भी अगर हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द स्केल ऑफ दिस कलर, स्केल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, what exactly is the scale that we want to represent। तो उसके लिए हमारे पास एक और पैरामीटर होता है, या कह सकते हैं एक और फंक्शन होता है, which is called color bar। हम यहाँ पर प्लॉट के अंदर I can show the color bar like this, एंड इस तरीके से हमारे पास एक बार आ जाएगा। तो 110 वैल्यू के लिए लाइट कलर है, 150 के लिए डार्क कलर है, एंड वो हमें बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। प्लस हम चाहें तो अपने कलर बार को भी एक लेबल दे सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारी बीपी वैल्यूज़ हैं। तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू गेट
this BP value here. So this is how we create a scatter. Now the next thing that we can do is add annotations in our plots. Annotations का मतलब होता है कि जो भी हमारे पॉइंट हैं वो exactly कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें हम ऐड कर सकते हैं. तो annotations के अंदर हम टेक्स्ट रिप्रेजेंट करेंगे. Annotations बेसिकली हमारे इस पर्टिकुलर प्लॉट के लिए होंगे कि ये जो सर्कल है ये कौन से पर्सन के लिए है, कौन से पर्सन की एज एंड बीपी वैल्यू को हम यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं. ये जो सर्कल है ये कौन से पर्सन के लिए है, तो वी वांट टू शो कि एनोटेट कर रहे हैं हम कि कौन सी वैल्यू किस पर्सन को बिलोंग कर रही है. तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है विच इज एनोटेट, जिसके अंदर एक तो हम टेक्स्ट पास करते हैं, उसके बाद जिस भी पॉइंट को हम एनोटेट करना चाहते हैं, मतलब जिस भी पॉइंट के लिए हम वो टेक्स्ट प्रिंट कराना चाहते हैं, हम पहले तो उसकी इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, प्लस हम उस टेक्स्ट को कहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं. ये XY वैल्यू है जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं. जैसे अगर हम इस सर्कल की बात कर रहे हैं जहाँ पर एज 60 है, वैल्यू 145 है, तो हम यहाँ पर 60 एंड 145 पास करेंगे. एंड वो टेक्स्ट हम कहाँ प्रिंट करना चाह रहे हैं, अगर हम एग्जैक्टली यही प्रिंट करना चाह रहे हैं तो पोजीशन के अंदर भी हमें 60 एंड 145 ही पास करना है. थोड़ा सा राइट में प्रिंट करना चाह रहे हैं तो 60 के अंदर हम कुछ वैल्यू चेंज कर देंगे, लेट्स सपोज इसको 90 कर देंगे ताकि थोड़ा सा एक्स एक्सिस वैल्यू बढ़ेगी तो थोड़ा राइट में शिफ्ट हो जाए. तो इस तरीके से फर्स्ट वैल्यू हम पास करते हैं पॉइंट की, सेकेंड वैल्यू हम पास करते हैं कहाँ पर हम टेक्स्ट को ऐड करना चाह रहे हैं. जैसे इफ़ आई वॉन्ट टू एनोटेट फॉर एवरी सिंगल वैल्यू, तो उसके लिए हम एक लूप चला सकते हैं. फॉर आई इन रेंज, हमारी जो भी लेंथ ऑफ लेट्स सपोज एज है या लेंथ ऑफ पीपल है, जितने भी लोग हैं हमारे पास, उन सब के लिए हम प्लॉट के अंदर वी वॉन्ट टू एनोटेट. हम सबसे पहले तो अपना टेक्स्ट पास करेंगे विच इज़ पीपल ऑफ आई. हम लोगों का नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, सो पर्सन ए, पर्सन बी, दिस इज द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू प्रिंट. वेयर डू आई वांट टू प्रिंट इट, हमारी जो XY वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी सेम एज हमारा एज ऑफ आई एंड हमारा BP ऑफ आई, एंड हमारा जो XY टेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी विच इज़ दिस वैल्यू दैट विल ऑल्सो बी सेम. उसके अंदर भी हम सेम ही पोजीशन पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं चीज़ों को. सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू गेट द वैल्यूज. ये हमारा पर्सन है, ये पर्सन भी है, एंड हमें अब एग्जैक्टली पता है हर एक पॉइंट का क्या मतलब है. अब यहाँ पर इफ़ आई रिमूव XY टेक्स्ट, तो बाय डिफॉल्ट हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो XY की जो पोजीशन है, जो पॉइंट की पोजीशन है, वहीं पर जाकर प्रिंट होती हैं. तो अगर हमें वहीं प्रिंट करवाना है तो हम वहीं कर सकते हैं, नहीं तो हम चाहें तो थोड़ा सा और इसके अंदर आई कैन लेट्स सपोज शिफ्टेड बाय 1 शिफ्ट किया तो थोड़ा सा राइट की तरफ वैल्यू शिफ्ट हो गई, तो थोड़ा सा और विजिबल हैं, थोड़ा सा और क्लियर हैं ये वैल्यूज़. हम चाहें तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं. इफ़ आई शिफ्ट बाय 1 तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ, या ये अगर एक ओवरलैप आ रहा है तो आई कैन जस्ट मेक इट 2 मे बी, या लेट्स कीप इट एज 1. तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी. ये वैल्यू हमारे ग्राफ से बाहर जा रही है तो उसके लिए हम अपनी लिमिट्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी सीखा था. प्लॉट के लिए हमारी जो x लिमिट है, x लिमिट इज़ स्टार्टिंग विद मिनिमम ऑफ एज एंड ये मैक्सिमम ऑफ एज तक जा रही है. उसके अंदर कुछ 10 ऐड कर देते हैं तो थोड़ा सा और हमारे पास एज आ जाएगी. प्लस प्लॉट की जो y लिमिट है, थोड़ी सी स्पेसिंग हम ऊपर की तरफ देने की कोशिश करें. यहाँ पर y की जो लिमिट है वो जा रही है मिनिमम ऑफ BP से, एंड इसको कर देते हैं मैक्सिमम ऑफ BP वैल्यू प्लस मे बी 30 थोड़ा ज़्यादा हो गया, इससे कर देते हैं 5. ठीक है, तो इस तरीके से नाउ वी आर गेटिंग अ प्रॉपर प्लॉट जिसके अंदर हमारी वैल्यूज बहुत अच्छे से डिस्प्ले होकर आ रही हैं. सो दिस इज हाउ वी ऐड एनोटेशंस टू आवर चार्ट्स. अब ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ हम स्कैटर प्लॉट के लिए करें, हम दूसरे चार्ट्स के ऊपर भी इसी सिमिलर वे में एनोटेशंस को ऐड करते हैं. अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न हाउ डू वी प्लॉट और हाउ डू वी कंपेयर मल्टीपल डेटा सेट्स ऑन अ सिंगल स्कैटर प्लॉट. कैसे कंपेयर करेंगे उसके लिए डेटा का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास कुछ सिटीज़ का डेटा है. क्या डेटा है, विंटर के अंदर उस सिटी में क्या टेम्परेचर होता है, क्या ह्यूमिडिटी होती है, उसकी वैल्यूज़ है. एंड समर्स के अंदर उस सेम सिटी में क्या टेम्परेचर होता है, क्या ह्यूमिडिटी होती है, उसकी वैल्यूज़ हैं. अब वैसे तो एज अ ह्यूमन हम इन वैल्यूज़ को देखेंगे, हमें ज़्यादा कुछ यहाँ से इंसाइट नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत ये समझने को मिल सकता है ठीक है विंटर में वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, समर में इंक्रीज़ हो रही हैं, इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा. पर जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमें क्लियरली डिफरेंसेस समझ में आएंगे. तो कैसे हम मल्टीपल स्कैटर प्लॉट्स को प्लॉट करते हैं, आई कैन डू PLT डॉट स्कैटर. हम एक्स एक्सिस पर सबसे पहले तो विंटर का प्लॉट करते हैं. वी हैव विंटर टेम्परेचर, वी हैव विंटर ह्यूमिडिटी. उसके साथ में आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड अ लेबल को ऐड कर लेते हैं विंटर. एंड सिमिलरली हम PLT डॉट स्कैटर के अंदर ही अपने समर्स का डेटा ऐड करेंगे.
तो दिस विल बी फॉर समर टेम्परेचर, दिस विल बी फॉर समर ह्यूमिडिटी, वी हैव द लेबल जिसके अंदर हमारे पास समर आ गया, एंड इस तरीके से वी हैव द डेटा। प्लॉट को एक टाइटल भी दे देते हैं, लेट्स ऐड अ टाइटल, स्मॉल टी कर लेते हैं, लेट्स ऐड अ टाइटल विच इज समर वर्सेस विंटर डेटा, एंड वी कैन ऑल्सो ऐड द एक्स लेबल। एक्स लेबल पे हमने क्या ऐड किया है, हमने टेम्परेचर ऐड किया है, तो हम टेम्परेचर वैल्यू रख लेंगे। टेम्परेचर वैल्यूज़ हमने रखी है डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो वी हैव डिग्री सेल्सियस वैल्यू। सिमिलरली PLT के अंदर वी हैव द वाई लेबल। वाई लेबल के अंदर क्या वैल्यू है, हमारे पास ह्यूमिडिटी वैल्यू है। ह्यूमिडिटी इज इन परसेंटेज, तो हमने परसेंटेज रख लिया। ये रैंडम डेटा है जिसको मैंने जनरेट किया था, कोई पर्टिकुलर सिटी का डेटा नहीं है। एंड इस तरीके से वी कैन क्रिएट द प्लॉट, प्लस हम लेजेंड को भी शो कर लेते हैं सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट, एंड दिस इज बेसिकली हाउ द स्कैटर प्लॉट इज गोइंग टू बी। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैसे तो विंटर का कलर ब्लू है, समर का कलर ऑरेंज है, विच इज़ लाइक अ प्रॉपर कलर, पर हम चाहें तो यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी से वी कैन गिव अदर कलर्स ऑल्सो। जैसे हम चाहें तो कलर इसको रेड दे सकते हैं विंटर को, एंड इसको हम येलो दे सकते हैं, ऑल्दो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट, पर इस तरीके से हम अलग कलर्स भी दे सकते हैं, बट जो कलर्स बाय डिफॉल्ट आ रहे थे वो गुड कलर्स। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीपल स्कैटर पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया। तो शुरुआत में हमने बात की थी कि स्कैटर प्लॉट से हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम डेटा का कोरिलेशन देख सकते हैं, हमारे ऊपर वाले चार्ट में हमने देख लिया था। उसके साथ में हम आउटलायर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, पर्सन एज को हमने एज आउटलायर डिटेक्ट किया था। थर्ड यूज केस था कि हम क्लस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी क्लस्टर्स क्रिएट होते हैं तो टाइटली कनेक्टेड, मतलब इंटरकनेक्टेड जो डेटा होता है वो पास पास में उसके पॉइंट्स स्कैटर होते हैं। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि विंटर डेटा एंड समर डेटा का एक तरीके से क्लस्टर क्रिएट हो रहा है। वैसे तो हमने इस डेटा को अलग अलग प्लॉट किया है, हमें ऑलरेडी पता था डेटा वैल्यूज अलग होंगी, पर अगर समर टेम्परेचर एंड विंटर टेम्परेचर अगर हमें सेम लिस्ट के अंदर भी मिलता, तब भी वो जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी दूर दूर प्लॉट होते। तो जब भी हमारे पास रॉ डेटा आता है, हमारे डेटा से डिफरेंट क्लस्टर्स क्रिएट हो जाते हैं जो हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा डेटा इंटर रिलेटेड है और कौन सा डेटा इंटर रिलेटेड नहीं है। तो हम अपने डेटा को मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास विंटर्स का अलग डेटा है, समर्स का अलग डेटा है। अब हमें क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है, विंटर्स के अंदर टेम्परेचर वैल्यू कम है, समर्स के अंदर टेम्परेचर वैल्यू ज़्यादा है। विंटर के अंदर ह्यूमिडिटी वैल्यू हाई है, समर्स के अंदर ह्यूमिडिटी वैल्यू लो है। सो दिस इज हाउ वी कैन इंटरप्रेट आवर डेटा विद द हेल्प ऑफ स्कैटर प्लॉट्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वन मोर टाइप्स ऑफ चार्ट जो हमने 100% अपने बचपन से कभी तो देखे होंगे, विच आर कॉल्ड पाई चार्ट्स। तो पाई चार्ट्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं, जैसे हमारे पास पिज्जा स्लाइसेस होती हैं, जैसे हमारे पास केक के अंदर स्लाइसेस होती हैं, वैसे ही हमारे पाई चार्ट्स को हम कैटेगोरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो पाई चार्ट इज सर्कुलर चार्ट डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस टू शो रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ अ होल, जहां पर हमारी हर स्लाइस एक पर्टिकुलर कैटेगरी होती है एंड इसमें साइज ऑफ स्लाइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ दैट कैटेगरी रिलेटिव टू अदर। तो पाई चार्ट्स को हम तब यूज करते हैं जब हम रिलेटिव वैल्यूज को शो करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड्रॉयड यूजर्स एंड एप्पल यूजर्स का फोन के अंदर कितना बड़ा मार्केट है। अगर एंड्रॉयड यूजर्स 90% है, एप्पल यूजर्स 10% है, तो वो जो साइज है वो हम रिलेटिव टर्म्स में शो करने के लिए एक पाई चार्ट को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट यूज केसेस ऑफ पाई चार्ट्स। एंड पाई चार्ट्स को हम तब प्रेफर करते हैं जब हमारे पास सिर्फ कुछ ही कैटेगरीज होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास 10 डिफरेंट कैटेगरीज हैं तो हम पाई चार्ट्स को यूज करेंगे। एट मैक्स आपको कोशिश करनी है पाई चार्ट्स में मैक्सिमम 5 to 6 ही कैटेगरीज होनी चाहिए। 6 से ऊपर अगर कैटेगरीज हो रही हैं तो उस केस में हम पाई चार्ट्स को यूज नहीं करेंगे, या फिर उसमें मल्टीपल कैटेगरीज को हम अदर्स वाली एक सिंगल कैटेगरी के अंदर कंबाइन कर देंगे। तो पाई चार्ट्स के लिए मैक्सिमम 5 to 6 कैटेगरीज में हमें जाना है, उससे ज्यादा कैटेगरीज में इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो पाई चार्ट्स के बहुत सारे यूजफुल केसेस होते हैं, जैसे अगर हमें मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है, जैसे हमने अभी एप्पल एंड एंड्रॉयड का एग्जाम्पल देखा था, हमें कभी भी किसी चीज का शेयर बताना है, मार्केट शेयर हो गया, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो उन सारे केसेस के अंदर हम पाई चार्ट्स को प्रेफर करते हैं। तो उसके लिए लेट्स लुक एट अ सिंपल एग्जांपल। लेट्स सपोज हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और हमें उनका इस तरीके से एक्सपेंसेस का डेटा मिलता है। दिस इज द एक्सपेंस वैल्यू एंड दीज आर द अमाउंट्स। अब ये अमाउंट्स किसी में भी हम समझ सकते हैं, लैक्स में समझ सकते हैं। तो दीज आर द एक्सपेंसेस दैट वी हैव गॉटन। अब इस डेटा को हम कैसे प्लॉट करें? इसमें हमें दिख रहा है कि हमारे पास 5 कैटेगरी है। हम कंपेयर करना चाहते हैं कि कंपनी कौन सी कैटेगरी में कितना स्पेंड कर रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने पाई चार्ट को प्लॉट करेंगे। पाई चार्ट को प्लॉट करना बहुत आसान है। वी जस्ट राइट plt.py एंड उसके अंदर हम क्या प्लॉट करना चाहते हैं, हम एक्सपेंसेस कैटेगरीज को तो प्लॉट नहीं करना चाहते, उसके अमाउंट को प्लॉट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ क्या पास करेंगे, हम यहाँ अमाउंट को पास करेंगे। एंड दिस इज बेसिकली हाउ वी प्लॉट द डेटा। हम
अमाउंट्स को जब प्लॉट करेंगे तो हमारी अमाउंट्स कुछ इस तरीके से प्लॉट होंगी। अब इन अमाउंट्स के अंदर क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या वैल्यू है, तो हमें हर एक अमाउंट को लेबल देना पड़ेगा एंड द लेबल इज गोइंग टू बी आर एक्सपेंसेस। तो आर लेबल्स आर गोइंग टू बी आर एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से हमारी सैलरीज का डेटा हमारे लिए आ गया, रेंट आ गया, मार्केटिंग आ गई, R&D आ गया, मिसलेनियस आ गया। तो अब इस डेटा को, इस पाई चार्ट को विजुअली देखकर चीज़ों को समझ पाना हमारे लिए काफ़ी आसान है। हम चाहें तो इस डेटा का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इफ़ आई डू plt.styles.available, तो आई विल हैव ऑल द अवेलेबल स्टाइल्स, style.available, आई विल हैव ऑल द अवेलेबल स्टाइल्स। वी कैन यूज फास्ट। अब जो भी हमारा प्लॉट है इसके साथ वी आर गोइंग टू हैव मल्टीपल कस्टमाइजेशन। हमारे पास पाई चार्ट के अंदर बहुत सारी कस्टमाइजेशन अवेलेबल होती है, जिसमें से द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज सेट ऑटो पीसीटी। तो बेसिकली ऑटो पीसीटी को हम अपनी परसेंटेज ऑफ ईच स्लाइस शो करने के लिए यूज करते हैं, जहां पर ये स्ट्रिंग फॉर्मेट कहने का मतलब है कि हम 1 डेसिमल पॉइंट तक अपनी परसेंटेजेस को शो करना चाहते हैं। तो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं कि कौन सा अमाउंट, मतलब कौन सा सैलरीज अमाउंट का कितना परसेंटेज है, मिसलेनियस कितना परसेंटेज है। तो उसके लिए आई कैन पास ऑटो पीसीटी, जिसमें आई हैव परसेंटेज 1.1f परसेंटेज एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू गेट माई वैल्यूज। इनफैक्ट इसे डार्क बैकग्राउंड की जगह लेट्स सेट इट टू ओरिजिनल क्लासिक एंड लेट्स रिमूव दिस .show। तो आई सेट द स्टाइल टू डिफॉल्ट वैल्यूज। अब हमने ये तो देखा कि हमारा जो ये कलर्स हैं ये हमारे, जैसे हम स्टाइल सेट करते हैं अपने पाई चार्ट के लिए, उससे चेंज हो जाते हैं। पर उसके साथ में वी ऑल्सो हैव द कलर्स प्रॉपर्टी विच कैन हेल्प अस ऐड कस्टम कलर्स टू आवर पाई चार्ट। हम चाहें तो एक कलर्स की लिस्ट है उसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी देखा था कि अगर हम मल्टीपल कलर्स देना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू हैव रेड, वी वॉन्ट टू हैव ब्लैक, वी वॉन्ट टू हैव पिंक, मे बी ब्लू, मे बी येलो। तो इस तरीके के अलग अलग कलर्स हैं जो हमारे पास हो सकते हैं एंड इन सबको हम यहाँ पर पास कर सकते हैं इन कलर्स। तो वी आर गोइंग टू गेट ऑल ऑफ आर कलर वैल्यूज लाइक दिस। तो ये हमारे कस्टम कलर्स सेट हो जाएंगे। अभी के लिए आई डोंट वांट द कस्टम कलर्स, तो आई एम गोइंग टू set plt.style.use. I am going to set it to the default value and let's remove this. So we are going to use the default values. उसके साथ में we have another thing called wedge props. जब हम wedge कह रहे हैं we basically mean each pie slice. तो हम हर एक स्लाइस के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको सेट कर सकते हैं, उनके लिए हम वेज प्रॉप्स को यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम सेट कर सकते हैं। हम अपने एज कलर को डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज एज कलर। अगर हम एक स्लाइस को कंसिडर करें, लेट्स सपोज दिस इज़ 1 स्लाइस, तो इसके अंदर तो ये जो एज है इसका क्या कलर होगा, इस लाइन की क्या विड्थ होने वाली है, इसका क्या स्टाइल होने वाला है, व्हाट इज़ द अल्फा वैल्यू, व्हाट इज़ द फिल वैल्यू गोइंग टू बी। तो इस तरीके से बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज़ है जिनको हम वेज प्रॉप्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे वैल्यूज़ को? हम अपने जब पाई चार्ट को डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर वी कैन हैव समथिंग कॉल्ड वेज प्रॉप्स एंड इसमें वी कैन डिफाइन मल्टीपल वैल्यूज़। तो वेज प्रॉप्स के अंदर हम एक तो अपने एज कलर को डिफाइन कर सकते हैं। तो एज कलर को लेट अस सपोज वी वांट द एज कलर टू बी ब्लैक। जनरली मेजॉरिटी केसेस में हम अपने एज कलर को ब्लैक ही प्रेफर करेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक बाउंड्री ऐड हो गई हमारे पूरे पाई चार्ट के अंदर। प्लस साथ में हम कुछ और वैल्यूज़ रख सकते हैं, जैसे वी हैव द लाइन विड्थ। लाइन विड्थ को अगर हमें थोड़ा सा थिक करना है, लेट्स डिफाइन इट एज 5। तो काफ़ी थिक लाइन हो गई, इसको थोड़ा सा और हम लेट्स मेक इट 2। तो 2 करेंगे तो इस तरीके से लाइन विड्थ आ जाएगी, पर अभी के लिए 1 इज़ फाइन। प्लस वी कैन ऑल्सो डिफाइन द लाइन स्टाइल, जैसे हमने ऑलरेडी लाइन स्टाइल्स देखे हुए हैं। अगर हम लाइन स्टाइल की बात करें तो वी कैन हैव लेट्स सपोज डैश लाइंस। तो इस तरीके से डैश लाइंस हमारे पास आ जाएंगी। हम चाहें तो अपनी अल्फ़ा वैल्यू को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अल्फ़ा वैल्यू को इफ़ आई मेक इट 0.5 तो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट आ जाएगा, बट अभी के लिए आई डोंट वांट दैट, तो ट्रांसलूसेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी। प्लस वी हैव समथिंग कॉल्ड फिल। हम फिल को चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं एज फॉल्स। तो उस केस में क्या होगा, हमारी जो कलर से वैल्यूज़ फिल हो रही थी अब वो फिल नहीं होंगी वैल्यूज़, अब सिर्फ बाउंड्री हमारे लिए विजिबल होगी।
तो इस तरीके की वैल्यूज़ हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं अपने वेज प्रॉप्स के अंदर। वेज प्रॉप्स के अंदर सिर्फ इतनी वैल्यूज़ नहीं है, और भी वैल्यूज़ हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर वैल्यूज़ तो वी कैन विजिट दिस लिंक, एंड इसके अंदर हमें वेज प्रॉप की मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। वेज प्रॉप के अंदर हम एज कलर डिफाइन कर सकते हैं, हम फिल डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डिफाइन इफ वी वांटेड एनिमेटेड और नॉट, हमारे पास अल्फा वैल्यूज़ हैं, लाइन स्टाइल है, तो मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यू कैन पॉज हियर एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद सम ऑफ द वैल्यूज़। काफ़ी मज़ा आएगा, हमें चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करके ज़रूर देखनी चाहिए। तो बहुत सारे वैल्यूज़ हैं एंड रिसोर्सेज मैं आपको साथ के साथ बताती चलती हूँ, ताकि वी ऑल्सो हैव दैट एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट इन आवरसेल्व्स। सारी चीज़ें स्पून फीड करने का कोई लॉजिक नहीं होता। हम अगर एक AIML बैच के अंदर हैं तो हमारे पास एक एक्सप्लोर करने की जो पावर है वो होनी चाहिए, एक्सप्लोर करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी हम नई नई चीज़ें हैं उनको सीख पाएंगे। तो एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करना है। जो मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ, डॉक्यूमेंटेशन, मैंने ये लिंक भी दिखाया है, ये लिंक भी दिखाया है, तो मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन लिंक्स दैट आई शेयर विद यू, उनको एटलीस्ट एक बार खोल के एक दो ऑप्शंस को ट्राई ज़रूर करना है, ताकि हमें थोड़ी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती रहे कि डॉक्यूमेंटेशन के साथ हमें कैसे काम करना है। ठीक है, सो दीज आर वेज प्रॉप्स प्लस वी हैव समथिंग कॉल्ड एक्सप्लोड। कभी भी अगर किसी पर्टिकुलर एक स्लाइस को हम अलग से हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसे हाईलाइट करने के लिए हम एक्सप्लोड को यूज़ करते हैं। एंड बेसिकली हाईलाइट करने का मतलब है उसे पुल आउट करना। जैसे केक से हम एक स्लाइस बाहर निकाल लेते हैं या पिज्ज़ा से हम एक स्लाइस बाहर निकाल लेते हैं, वही काम करता है हमारे लिए हमारा एक्सप्लोड। तो हम अपने लिए एक एक्सप्लोड नाम की लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम सारी वैल्यूज़ के लिए एक्सप्लोड वैल्यूज़ लिख सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज इफ़ आई वांट टू हाईलाइट कि हम R&D पे कितना स्पेंड कर रहे हैं, R&D वैल्यू को हम चाहते हैं एक्सप्लोड हो जाए, तो बाकी सबको हमें एक्सप्लोड नहीं करना, पर R&D के लिए बाकी सबको हम 0 रखेंगे, R&D को हम रखेंगे 0.1 या 0.2 कर लेते हैं, एंड इसको भी 0, एंड यहाँ पर आई एम गोइंग टू पास दीज एक्सप्लोड वैल्यूज़। तो ये क्या हो गई, ये स्लाइस हमारी थोड़ी सी अलग से निकल कर आ गई। वी कैन डू इट फॉर अदर वैल्यूज़ ऑल्सो। जैसे अगर हम रेंट को भी हाईलाइट करना चाहें तो रेंट को थोड़ा सा और हाईलाइट कर लेते हैं 0.4 से, तो ये बहुत ज़्यादा बाहर निकल के आ जाएगी। एंड इस तरीके से हम टुकड़ों के अंदर चीज़ों को बांट सकते हैं। एक्सप्लोड को जनरली हम तब यूज़ करेंगे जब हम किसी एक पर्टिकुलर स्लाइस को हाईलाइट करना चाहते हैं, नहीं तो एक्सप्लोड करने का ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है। एक पर्टिकुलर स्लाइस को हाईलाइट करने के लिए वी कैन यूज़ इट। प्लस वी हैव अदर ऑप्शंस लाइक स्टार्ट एंगल, मतलब हम चाहें तो अपने पाई चार्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट करने का मतलब है कि अभी ये वाला पर्टिकुलर हिस्सा यहाँ दिख रहा है, हम चाहें तो इसे कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये पूरा पाई चार्ट क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। तो रोटेट करने के लिए वी कैन डिफाइन समथिंग कॉल्ड स्टार्ट एंगल। स्टार्ट एंगल अगर मैं 90 सेट कर दूँ, जो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हमारी राइट साइड पर थी वो 90 डिग्री घूम जाएंगी, मतलब वो टॉप पर चले जाएंगी। सो 90 डिग्री एंगल से क्या हुआ, चीज़ें वर्टिकली घूम गई। एंड इफ़ आई डू 0, ये जो ग्राफ है अगर हम 180 करेंगे तो इसका कंप्लीट हमें ऑपोजिट दिखेगा। 180 डिग्री ऑपोजिट एंगल होता है, तो 180 डिग्री मतलब कंप्लीटली ये ग्राफ रिवर्स हो गया। 360 करेंगे तो ओरिजिनल ग्राफ वापस आ जाएगा 360 डिग्री। तो इस तरीके से आई होप बेसिक हमने एंगल्स पढ़े होंगे। बाकी बहुत मैं बेसिक बता रही हूँ, ऑल्दो इसको हमें बहुत सीखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये 0 डिग्री एंगल है, तो जब हम कह रहे हैं 90 डिग्री हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं 180 डिग्री हम बेसिकली इतना घुमा रहे हैं। तो परपेंडिकुलर घुमाते हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा, घुमा देते हैं रिवर्स कर देते हैं 180 डिग्री हो जाएगा। एंड ये 180 डिग्री है तो ये भी 180 डिग्री है, तो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा इफ़ वी डू 360 विच इज़ डबल ऑफ 180। तो मतलब बहुत बहुत छोटी चीज़ मैंने बताई है जो बचपन में पढ़ते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन डू विद आर पाई चार्ट इज शैडो। We can add 3D effect और make the pie chart circular। हम चाहें तो इसके अंदर अपनी जो शैडो है उसको हम ट्रू सेट कर सकते हैं एंड वील सी समथिंग इंटरेस्टिंग। ये क्या हो गया, ये 3D इफेक्ट दे रहा है। तो अपने पाई चार्ट के अंदर हम शैडोज ऐड करके उसको 3D इफेक्ट की तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड नाउ दिस पाई चार्ट लुक्स वेरी नाइस, मतलब ये काफ़ी ठीक से दिख रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से हाईलाइट हो रही हैं। अगर लेट्स सपोज कोई प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं जिसके अंदर वी वांट टू हाईलाइट व्हाट इज़ द अमाउंट बीइंग स्पेंट इन द R&D डिपार्टमेंट, तो इस तरीके से हम उस स्लाइस को अच्छे से हाईलाइट करके शो कर सकते हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू। सो पाई चार्ट्स के साथ, पाई चार्ट्स ऑल्दो डेटा साइंस के अंदर उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते, पर प्रेजेंटेशन के अंदर जब हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं तो हम वहाँ पर कुछ केसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं फॉर कैटेगोरिकल डेटा। तो पाई चार्ट्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डेटा। एंड पाई चार्ट्स के अंदर